चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और उम्मीद है सबने पहले वाले लेक्चर कर लिया होगा कंप्लीट, और लेक्चर के साथ साथ अपनी रिवीजन भी कर ली होगी, अपने शॉर्ट नोट भी, और वो प्रिंट आउट वो टेबल का जो मेरे आपके सामने देख रहे होगे, एक कंपैरिजन टेबल का प्रिंट आउट भी आप लोगों ने निकाल लिया होगा। ठीक है, चलो। और आज कोशिश रहेगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने की, पूरी कोशिश है इस चैप्टर को कंप्लीट करने की आज। और आज का जो मेरा वे रहेगा वो क्या रहेगा, एनआरसी कमेटी, एसआरसी कमेटी, सीएसआर कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और फ्यू नॉन मैंडेटरी कमेटीज को कंप्लीट करना। ठीक है जी, चलो। तो वैसे ऑल दो बच्चों वाली चीज रह गई है, मेहनत सारी जो करनी थी वो हम कर चुके हैं ऑडिट कमेटी के अंदर। अब तो मैं बोल सकता हूं वैसा ही। चलो, एनआरसी कमेटी के बारे में अगर हम बात करें, अभी मैं रिवाइज नहीं करवा रहा हूं पहली क्लास के सारे को, क्योंकि अपने आप में वो टेबल ये रिवीजन ही है, अपने आप में ये टेबल ही अपने आप में एक रिवीजन है, ये टेबल ही अपने आप में रिवीजन है। ठीक है, चलो। तो फुल जोश फुल एनर्जी के साथ आज का स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 3। और फर्स्ट कमेटीज एनआरसी, नाम तो सुना ही होगा, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी। सेक्शन तो सुना ही होगा, सेक्शन 178। और रेगुलेशन तो सुनी ही होगी, रेगुलेशन नंबर 20। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 19। अब बात करते हैं इसके सेम एप्लीकेबिलिटी की। अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली हेडिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, सेम एज ऑडिट कमेटी। चार्ट में भी मैंने डाल दिया है, सेम एज ऑडिट कमेटी, एवरी लिस्टेड पब्लिक। आ जाओ इधर ध्यान दो। तो इसके बारे में मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूं, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, और सेम इधर तो सेम। कॉम्पोजिशन, तो कॉम्पोजिशन किसका, एनआरसी नॉट एसआरसी। एनआरसी कॉम्पोजिशन की बात की जा रही है। सेक्शन 178 के अंदर कॉम्पोजिशन बोलता है एवरी कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एनआरसी एज स्टेटेड अबव, यानी जो भी कंपनी, एक बार रिपीट कर दीजिए, ऑल पब्लिक लिस्टेड पब्लिक कंपनीज, ऑल पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ रुपीज और मोर, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, बोरोइंग्स, डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स 50 करोड़ रुपीज, एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो ये कमेटीज को क्या करना है सर, कंपोजिशन क्या होगा इनका, शैल कॉन्स्टिट्यूट एनआरसी कंसिस्टिंग ऑफ सेम 3 डायरेक्टर। लेकिन यहां एक चीज एडिशन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर क्या आपने टेबल में लिखा है, बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है। आपको वहां 3 रेड भी कर दिया है, जो बच्चे रेड मतलब बेसिकली कलर्ड प्रिंटर से निकालेंगे तो उनके उनको साफ दिखाएगा डिफरेंस। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, यहां क्या था सर, ओनली डायरेक्टर्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां आपका एग्जीक्यूटिव भी हो सकते थे और नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकते। डन, आगे बढ़ते हैं। सर वहां हमने क्या पढ़ा था, 3 डायरेक्टर्स, आउट ऑफ विच मेजोरिटी क्या थी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मेजोरिटी का मतलब मोर देन 50%। लेकिन यहां क्या लिखी है सर लॉ मेकर ने, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 1/2, दैट इज 50%। मतलब एग्जैक्ट 50% भी हो सकता है सर। मेजोरिटी और 1/2 में डिफरेंस समझ में आ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल 3 डायरेक्टर हैं, 3 नहीं बोलूंगा मैं, 4 डायरेक्टर हैं। 4 में से अगर मैं मेजोरिटी की बात करूं तो 3, 4 में से अगर मैं 1/2 की बात करूं तो 2। बात आ रही है ना समझ में दोनों में। तो यहां बोल रहा सर नॉट लेस देन 1/2, दैट इज 50% शेयर बी इंडिपेंडेंट। वहां और क्या पढ़ा था, कंपोजिशन और फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए मेजोरिटी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां कुछ है ही नहीं। तो सर उसमें आपने क्या लिखा होगा, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक, इधर ध्यान दो। प्रोवाइडेड दैट द, यहां एक नया पॉइंट है, ये वहां नहीं था। प्रोवाइडेड दैट द चेयरपर्सन, पेन का कलर चेंज करते हैं, ग्रीन लेते। प्रोवाइडेड दैट द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, बात कमेटी की नहीं, कंपनी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव था चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव था, बट ऊपर तो बोला गया था ना सिर्फ सारे एग्जीक्यूटिव ही मेंबर होंगे। बट अगर वो चेयरपर्सन है कंपनी का, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, मे बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द एनआरसी। मतलब चाहे वो एग्जीक्यूटिव था चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव था, वो मेंबर बन सकता है। क्या मैं बोल दूं चेयरपर्सन बन सकता है। यस, बट क्या वो चेयरमैन ऑफ कमेटी बन सकता है, क्यों, बट शैल नॉट चेयर सच कमेटी। सर मेरा क्वेश्चन, अगर ये चेयरपर्सन अपने आप में
एग्जीक्यूटिव होता तो बन सकता था, फिर भी नहीं। चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी इज नॉट द चेयरपर्सन ऑफ द एनआरसी कमेटी। क्या ऑडिट कमेटी का बन सकता था? बिल्कुल बन, ऑडिट कमेटी का बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था। बात आ रही समझ में सर? तो क्या यहां चेयरपर्सन जो हमारा होगा, चेयरपर्सन ऑफ कमेटी जो है हमारा, ये जो चेयरपर्सन है कमेटी का, चेयरपर्सन ऑफ कमेटी, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, वहां हमने ऑडिट कमेटी में पढ़ा था ये कौन होना चाहिए, कौन होना चाहिए एज पर एलओडीआर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बट कंपनी एक्ट साइलेंट था, तो क्या यहां भी ऐसा कुछ एज पर कंपनीज एक्ट वो क्या नहीं होगा, इंडिपेंडेंट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट एज पर एलओडीआर आज भी बोलते हैं सर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना। ध्यान दो, स्टेटस ऑफ द कंपनी चेयरपर्सन इन साइलेंट, साइलेंट, whether the executive or the non-executive may be appointed as a member but shall not be a, same as in case of Companies Act, same as chairperson's qualification silent, ID silent, ID। आ रही है बात समझ में? आ जाओ इधर। उसके बाद द चेयरपर्सन ऑफ द एनआरसी और इन इज एब्सेंस एनी अदर मेंबर ऑफ द कमेटी। ध्यान से वहां पढ़ा था चेयरपर्सन शैल अपॉइंट एट द मीटिंग। अच्छा वहां कहां पढ़ा था वो? एज पर एलओडीआर, लेकिन एज पर कंपनी एक्ट साइलेंट था। लेकिन यहां क्या बोल रहा है? चेयरपर्सन ऑफ द एनआरसी और इन इज एब्सेंस एनी अदर मेंबर ऑफ द कमेटी, मतलब कोई भी अदर मेंबर उसके ना होने पे ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ शैल अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अच्छा क्वेरीज का आंसर देना है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। बट इसी को अगर हम एलओडीआर में पढ़ेंगे ना तो एक बार टेबल से और क्लियर हो जाएगा। चेयरपर्सन प्रेजेंस इन एजीएम या जनरल मीटिंग। अच्छा वर्ड यहां पे क्या लिखा गया है? जनरल मीटिंग, नॉट एजीएम। एजीएम वर्ड नहीं है, देखो इधर ध्यान दो। चेयरमैन और इन हिज एब्सेंस एनी मेंबर ऑथराइज्ड बाय हिम इन एनी जनरल मीटिंग, ठीक है। मे बी प्रेजेंट एंड टू आंसर शेयर होल्डर क्वेरीज। यहां वर्ड लो में करने का लिख दिया मे, यहां क्या था? एलओडीआर का ऑडिट कमेटी में शेल, तो क्या बोल दिया सर? मी। अभी देखो चलो वहां मैं अभी टेबल पे नहीं लेके जा रहा हूं, पहले हम डायरेक्टली यहां से पढ़ते हैं डिटेल में, उसके बाद टेबल में दिखा दूंगा, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कॉन्स्टिट्यूट द एनआरसी एज 3 डायरेक्टर्स होंगे, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। सारे के सारे क्या होंगे? नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे। इनमें से एटलीस्ट 50, सेम चीज है। ये नई चीज जो मैंने येलो मार्क की है, नई लेटेस्ट अमेंडमेंट है। इन केस अगर कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट, आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स हैं, अगर पेंडिंग है, अगर कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग स्पेशल, एसआर का मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, स्पेशल राइट, लिख लो मार्क कर लो, स्पेशल राइट। जब आप एलओडीआर पढ़ोगे ना फंडिंग में या आईसीडीआर पढ़ोगे तो आपको ये इन डेप्थ मिलेगा। स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होगा? 2/3 ऑफ द एनआरसी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो उस केस में सेम जैसे हमने एलओडीआर में पढ़ा था, तो उस केस में अगर आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स हैं तो वहां 50% से काम नहीं चलेगा, वहां क्या होना चाहिए सर? 2/3 यानी 66.67%। मैंने कुछ डाला तो जरूर है। ये देखो ना इधर, मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये तो पता है सबको। एटलीस्ट 50% शैल बी आईडी, लेकिन आईडी पे मैंने स्टार लगा दिया, फिर क्या? 2/3 आउटस्टैंडिंग। 2/3 हो जाएंगे कब? अगर आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स हैं तो। आ रही बात समझ में? पक्का पक्का। यानी यहां जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे वो ऑलवेज ऑलवेज नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे। ध्यान से, जहां चेयरपर्सन क्या होगा? शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बता चुका मैं आपको ऑलरेडी। लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट नहीं है। एज पर कंपनीज एक्ट ऑडिट कमेटी का था? नहीं था। Provided that the chairperson of the listed entity, whether executive or non-executive, may be appointed as a member of the NRC, but same है, ना? आगे quorum वहां कितनी थी? 2 और 1/3, which ever is higher। लेकिन 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंट होना जरूरी था, लेकिन यहां कितनी है? एटलीस्ट 1। और सेम ऑल सेम, बस यहां क्या है? 1। वहां क्या था? 2। द चेयरपर्सन ऑफ द एनआरसी मे बी प्रेजेंट। अच्छा वर्ड क्या है? मे। लेकिन अगर वहीं में ऑडिट कमेटी की बात करूं तो वर्ड क्या था? 1। यहां क्या था? 2। प्रेजेंस ऑफ चेयरमैन मी, वहां क्या था? शैल। ये तो साइलेंट ही था। यहां क्या बोला गया था? यस
लेकिन यहां साइलेंट नहीं है, चेयरमैन चाहे तो खुद, चाहे तो उसकी जगह कोई और कंपनीज एक्ट बोलता है। बात आ गई समझ में? यहां मे वर्ड। अच्छा, लेकिन यह एलओडीआर किसी और पर्सन को नहीं बोलता कि अपॉइंट हो सकता है उसके बिहाफ पे। मे बी प्रेजेंट एट द एजीएम टू आंसर द शेयर होल्डर क्वेरीज। अच्छा, यहां वर्ड और ऐड कर दिया, यहां पे क्वेरीज के आंसर के लिए कुछ नहीं बोला गया कंपनी लॉ में, लेकिन यहां क्वेरीज के आंसर के लिए भी बोला गया है। हाउएवर, लेकिन इट शैल बी अप टू द चेयरपर्सन टू डिसाइड हु शैल आंसर द क्वेरीज। अब अपॉइंट हो खुद से होना चाहिए तो खुद से, किसी और को अपॉइंट करना चाहिए तो किसी और को अपॉइंट कर देगा, और खुद से अगर आंसर देना है तो खुद से दे देगा, वरना किसी और को भी बोल देगा कि मेरे बिहाफ पे अब ये मेंबर आंसर दे सकता है। बट ऐसा ऑडिट कमेटी में रिलैक्सेशन नहीं है, उसको खुद से ही देना, और शैल आना जरूरी है, यहां मे वर्ड है। अच्छा, कितनी बार मिलेंगे साल में सर? वंस इन ईयर। वहां कितना था? 4 बार, 120 दिन का गैप मैक्सिमम होगा। यहां कितना? 1 बार। वहां रोल्स एंड फंक्शंस किसमें बताया गया था? पार्ट सी के अंदर। यहां किसमें बताए गए हैं? पार्ट डी के अंदर। शेड्यूल सेम है, शेड्यूल 2। सर इसमें भी इतना ही इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा हमें, वो मैंडेटरी रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और रोल ऑफ फंक्शन इतना पढ़ना नहीं। यहां बिल्कुल लड्डू सा है, छोटा सा है, और 3-4 लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं, और आपको रिटेन हो जाएगा इजीली। देखो ध्यान रखना, यहां जो रोल है या फंक्शंस हैं, रोल बोल लो, फंक्शंस बोल लो, या टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोल लो, कि अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोल लो। 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। पहले बात करते हैं सेबी उसकी, कंपनीज एक्ट की। वो क्या बोलता है सर? सेक्शन 178 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है सर? एनआरसी शैल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। क्या फंक्शन? सबसे पहला आइडेंटिफाई करेगा पर्संस को। पहला याद कर लो, इसको मैंने हाईलाइट भी किया, आइडेंटिफाई करेगा पर्संस को। क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा पर्संस को। अब पर्सन को आइडेंटिफाई किसको करेगा सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी हु आर क्वालिफाइड टू बिकम डायरेक्टर्स। वो पर्सन को चेक, देखो नाम से पता लग रहा है नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन। देखो मैं इसका ना स्टार्टिंग में बेसिक बताना भूल गया, नाम से पता लग रहा है नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन। किसी भी पर्सन, जो भी पर्सन हमारी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है, टॉप लेवल एम्प्लॉय अपॉइंट होना, सीनियर मैनेजमेंट एम्प्लॉय अपॉइंट होना चाहता है, तो उनके अपॉइंटमेंट को नॉमिनेट कौन कौन पर्सन हो सकता है उनको चेक करना, उनके क्राइटेरिया को चेक करना, एंड उनको कितना रेमुनरेशन मिलेगा एलिजिबल होना, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज बनाना, उन पॉलिसीज को रिकमेंड करना, उस पर्सन को जो अपॉइंट होना चाहता है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके क्वालिफिकेशंस को चेक करना, ठीक है, उनसे क्वेश्चनिंग करना, और क्या वो एलिजिबल है कि नहीं, उन सारी चीजों को चेक करना। ये काम किसका? नॉमिनेशन कमेटी। अभी हम यहां फंक्शंस में मेनली जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं नॉमिनेट से रिलेटेड। देन उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिसी में, बात करेंगे हम रेमुनरेशन से। ठीक है, अभी ध्यान दो, आइडेंटिफाई करेगा किनको? उस पर्सन को हु आर क्वालिफाइड टू बिकम द अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर। ठीक है, एंड हु मे बी अपॉइंटेड इन द सीनियर मैनेजमेंट। तो डायरेक्टर की पोजीशन पे आना चाह रहे हो या फिर सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन पे आना चाह रहे हो, इन अकॉर्डेंस विद द, और वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा उसको, किस तरीके से चेक करेगा? इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया लेड डाउन। बात आ रही समझ में? आइडेंटिफाई करेगा पर्सन को, यह पर्सन कौन है? डायरेक्टर है या फिर सीनियर मैनेजमेंट। डायरेक्टर या सीनियर मैनेजमेंट नहीं है, जो अपॉइंट होना चाहता है इस पोजीशन पे, इनको आइडेंटिफाई करेगा। और किस चीज को मायने में रख के आइडेंटिफाई करेगा? जो क्राइटेरिया बनाया गया है। सर वो क्राइटेरिया कहां बनाया गया है? इसी में आप पढ़ोगे सबसेक्शन 3 के अंदर, सबसेक्शन 3। ठीक है ना, देखो यहां पढ़ोगे, फॉर्मुलेट द क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनेशन क्वालिफिकेशन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, इधर ध्यान दो। अब सर इसका सब सेक्शन 2 का क्लोज ए तो एक तरह से मान के चलो हो गया। क्लोज बी क्या बोलता है? अब आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता, रिकमेंड करना है। किस चीज को रिकमेंड करना है? टू द बोर्ड। क्या? देयर अपॉइंट, देयर मतलब उनकी खुद की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, और उसको रिमूव कब करना है। क्या ऐसा हो जाएगा जब उसको रिमूव कर दो, और किस बेसिस पे उसको अपॉइंट करना है? तो रिकमेंड टू द बोर्ड देयर अपॉइंटमेंट एंड शैल स्पेसिफाई, क्या स्पेसिफाई करेगा? द मैनर फॉर द इफेक्टिव इवैल्यूएशन। हमने बात की थी ना अभी, इवैल्यूएशन की बात की थी हमने, तो अभी बात कर रहे हैं इसमें इवैल्यूएशन कैसे होगा। किसका इवैल्यूएशन? बोर्ड एज अ होल का, कमेटीज का, जो हम बात करें जैसे एनआरसी कमेटी, एसआरसी कमेटी, ऑडिट कमेटी, या दो नॉन मैंडेटरी कमेटीज हैं, सीएसआर कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, या नॉन मैंडेटरी कमेटीज का कैसे इवैल्यूएशन होगा? या तो कमेटीज का, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, या इंडिविजुअल डायरेक्टर्स का कैसे होगा? कौन करेगा? या तो एनआरसी करेगी, या पूरा का पूरा बोर्ड करेगा, या फिर इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी करेगी। ठीक है ना, बात क्या बोल रहे हैं? रिकमेंड करेगा बोर्ड को उनका खुद का अपॉइंटमेंट और रिमूवल। देन स्पेसिफाई करेगा मैनर, किस तरीके से, शेल स्पेसिफाई मतलब करेगा ही करेगा, किस तरीके से आप इवैल्यूएशन करोगे परफॉर्मेंस का, किसका? बोर्ड एज अ होल का, कमेटीज का, या फिर इंडिविजुअल डायरेक्टर का। कौन करेगा सर? या तो एनआरसी करेगी, या सर बोर्ड करेगा बाय द बोर्ड, या बाय द एनआरसी, या बाय इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी करेगी। थर्ड चीज क्या करेगा सर इस वाले में, यानी पॉइंट नंबर बी के अंदर, रिकमेंड करेगा
स्पेसिफाई करेगा, थर्ड चीज रिव्यू करेगा, क्या जो क्राइटेरिया थे वो इंप्लीमेंट कर लिए हैं, क्या वो कंप्लायंसेस प्रॉपरली हमने फॉलो कर लिया है, ठीक है, उस चीज को रिव्यू करें। सबसेक्शन 2 हुआ पूरा। सबसेक्शन, अब हमने ऊपर पढ़ा था क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करेगा। अब वो फॉर्मुलेट द क्राइटेरिया कैसे बनाएगा, फॉर डिटरमाइनिंग, किस चीज के लिए बनाएगा फॉर्मुलेट, डिटरमाइनिंग, किस चीज के लिए डिटरमाइनिंग करना सर, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, डायरेक्टर की, सीनियर मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन क्या होंगी, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, किन किन फैक्टर्स को देखा जाएगा उसको पॉइंट करते टाइम पे, और किन किन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर होनी चाहिए, स्किल्स, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, सारी वो चीजें जो उससे जुड़ी हैं वो पॉजिटिव चीजों को भी रखा जाएगा भाई, इसमें वर्क एक्सपीरियंस, उसकी हॉबी क्या है, सारी चीजें। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ए डायरेक्टर, क्या वो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, और अगर वो इंडिपेंडेंट के लेवल पे अपॉइंट होना था तो क्या उसके अंदर वो इंडिपेंडेंस के सारे क्राइटेरिया है। बात आ रही है समझ में। तो क्राइटेरिया किसके लिए बनाया जाएगा, फॉर डिटरमाइनिंग द क्वालिफिकेशन, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द डायरेक्टर, प्लस साथ में क्या करेगा, रिकमेंड करेगा टू द बोर्ड अ पॉलिसी। सर क्राइटेरिया बनाएगा और पॉलिसी रिकमेंड करेगा, वो पॉलिसी क्या होगी, पॉलिसी रिलेटिंग टू द, बताया था, पॉलिसी रिलेटेड टू द रेम्युनरेशन फॉर दैट, किस किस के लिए, रेम्युनरेशन फॉर डायरेक्टर्स, की मैनेजरियल पर्सनल्स एंड अदर एम्प्लॉइज, किस किस की रेम्युनरेशन, डायरेक्टर्स की, केएमपी की और अदर एम्प्लॉइज की। एक बार ना इधर देखो, इसको फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात तो सेक्शन 178 सबसेक्शन 2, इसमें ए पॉइंट अगर मैं बात करूं तो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करना। फंक्शंस क्या है, टू आइडेंटिफाई दी पर्सन, पर्सन्स बोलो या पर्सन बोलो, टू आइडेंटिफाई दी पर्सन्स, और किनको, who are qualified to become director or on senior, ठीक है, जो सीनियर मैनेजमेंट पे अपॉइंट होना चाहते हैं उनको करेगा, इन अकॉर्डेंस विद द, कैसे करेगा सर, आइडेंटिफाई करेगा, इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया LA लेड डाउन। बात आ रही समझ में। तो जो क्राइटेरिया बनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली करें, और वो क्राइटेरिया कहां बनाया जाएगा, रेफर सेक्शन 178 सेक्शन 3। अब बी पॉइंट इसका क्या बोलता है, ये क्या करेगा, टू रिकमेंड, किसको, टू द बोर्ड, क्या चीज रिकमेंड करेगा, इनकी खुद की, देयर अपॉइंटमेंट, किस बेस पे आप अपॉइंट किया जाएगा, एंड इनका खुद का अपॉइंटमेंट रिमूवल, और क्या चीज करेगा, रिकमेंड करेगा, और दूसरी चीज क्या पढ़ी थी हमने, स्पेसिफाई करेगा, शैल स्पेसिफाई द मैनर फॉर इफेक्टिव वैल्यूएशन। बता रही समझ में। अब इफेक्टिव वैल्यूएशन का मैनर बाय कौन करेगा, बाय दी इफेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ बोर्ड, इट्स कमेटीज लिख लेना है, और इंडिविजुअल डायरेक्टर लिख लेना है, इसमें इंडिविजुअल डायरेक्टर, बाय दी बोर्ड, NRC या इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल। अच्छा बच्चा बोलेगा सर आप सारा का सारा लिख रहे हो, देखो अगर मैं एक बार मैं लिख रहा हूं, आप एक बार उस चीज को देख के अपने हाथ से लिख रहे हो, एक बार उसको पढ़ोगे, एक बार खुद से लिखोगे, अपना आप ही रिटेन हो जाएगा। अगर एग्जामिनर पूछता है तो अपना आप ही रिटेन हो जाएगा चीज, देन उसके बाद रिव्यू भी कर लेगा कि वो सारी चीज इंप्लीमेंट हो गया, रिव्यू द इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, लिखते रहना। अब बात करते हैं इसके सेकंड की,
सर सेक्शन 178 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? तो क्राइटेरिया वाली बात की थी ना अभी हमने, वही वाली बात। फॉर्मुलेट दी, जो ऊपर क्राइटेरिया लेट डाउन वाली बात की थी, क्राइटेरिया किस चीज के लिए सर? ये फॉर डिटरमाइनिंग द, फॉर डिटरमाइनिंग दी, फॉर डिटरमाइनिंग द क्वालिफिकेशन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ, और क्या करेगा इसी में सेकंड, रिकमेंड करेगा टू द बोर्ड। क्या रिकमेंड करेगा? अ पॉलिसी रिलेटिंग टू रेमुनरेशन। वो किसके लिए है रेमुनरेशन पॉलिसी? डायरेक्टर्स के लिए भी है, केएमपी के लिए भी है, और अदर एम्प्लॉइज के लिए भी है। और लास्ट जो इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे मतलब सेक्शन 178 सब सेक्शन, इसमें जो हमने रिकमेंड किया ना पॉलिसीज, वो पॉलिसी कैसे बनेगी? while formulating the policy, ठीक है, द कमेटी, इसको मैं एग्जैक्टिव लिख रहा हूं कि याद हो जाए ये वाली लाइन बस, द कमेटी शैल कंसीडर दी फॉलोइंग, ठीक है ना? क्या क्या चीज कंसीडर करेगी? ध्यान से, अब मैं अंदर का ना इतना लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से सुन लो बस। लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ रेमुनरेशन। सर आपका लेवल क्या है, किस लेवल पे आप बैठे हो, और किस लेवल पे आपका कितना आपका कंपोजिशन उस लेवल के हिसाब से होना चाहिए, रेमुनरेशन आपका उस हिसाब से होना चाहिए। तो क्या वो लेवल और आपका जो किस आपका हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या लेवल होना चाहिए, और किस कंपोजिशन के अंदर आप आने चाहिए, और उस हिसाब से आपका रेमुनरेशन तय होगा। सो दैट कि क्या आप अट्रैक्ट हो, क्या आप रिटेन रह सकते हो, क्या आप मोटिवेट रहोगे एज अ डायरेक्टर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और आप अच्छे तरीके से काम करोगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ रेमुनरेशन, तो इस चीज का ध्यान रखेगा, लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ रेमुनरेशन, सो दैट कि हम आपको अट्रैक्ट कर पाए, और क्या अच्छे डायरेक्टर्स हमारे यहां अट्रैक्ट रहेंगे। तो क्योंकि एक चीज बोली जाती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए की टू सक्सेस कौन है? एम्प्लॉइज। तो लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ रेमुनरेशन इज रीजनेबल एंड सफिशिएंट। वो क्या होगा? रीजनेबल होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट, अट्रैक्ट करने के लिए, रिटेन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए डायरेक्टर्स को, ऑफ द क्वालिटी रिक्वायर्ड टू रन द कंपनी सक्सेसफुली। तो पहली चीज क्या है? लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ रेमुनरेशन इज रीजनेबल एंड सेटिस्फैक्टरी। दूसरी बात, रिलेशनशिप ऑफ रेमुनरेशन, इसको मैं बस एक ही चीज हमेशा से बोलता हूं और आज भी बोल रहा हूं, परफॉर्मेंस बेस्ड रेमुनरेशन। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, परफॉर्मेंस बेस्ड रेम्यूनरेशन फिक्स कर लो, परफॉर्मेंस बेस्ड रेम्यूनरेशन, ठीक है, इज क्लियर एंड मीट द अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेंचमार्क। ठीक है, कि अगर आपने इतना किया तो आपको इतना रेम्यूनरेशन मिल जाएगा। बट इसका मतलब क्या कि आपको हमेशा वेरिएबल प्रोपोर्शन देना चाहिए? नहीं, आपको फिक्स्ड प्लस, मतलब एक अच्छी चीज देखी गई है कि फिक्स्ड प्लस वेरिएबल का कॉम्बिनेशन दे दो, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। वही चीज बोली गई नेक्स्ट में, द रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स, केएमपी एंड सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ बैलेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड इंसेंटिव पे रिफ्लेक्टिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। ठीक है ना? तो ना कि सिर्फ वेरिएबल देना, आपको फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दे दो, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ रेम्यूनरेशन हो गया, रीजनेबल होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड रेम्यूनरेशन हो गया। तीसरा फिक्स्ड प्लस इंसेंटिव का दोनों कॉम्बिनेशन रखो। फिर क्या बोल दिया सर, जो भी आपका कंपोजिशन है ना कमेटी का, उसको वेबसाइट पे डाल दो,
ये पॉलिसी है ना, जो पॉलिसी है रेम्यूनरेशन पॉलिसी, इसको वेबसाइट पे प्लेस कर दो और उसको वेबसाइट का जो लिंक है ना, वेबसाइट का जो एड्रेस है, वेब एड्रेस है, यूआरएल जो होता है वेब एड्रेस, जैसे www.learnersguide.com, तो जैसे ये है www.csmkushmansal.com, तो ये वेब एड्रेस है ना, इस वेब एड्रेस को भी कॉपी कर दो और इस रेम्यूनरेशन पॉलिसी के सेलिएंट फीचर्स भी आप क्या कर दो, उठा के वेबसाइट पे तो पूरी पॉलिसी डालनी है, तो वेब एड्रेस डाल दो प्लस सेलिएंट फीचर ऑफ पॉलिसी, और कोई भी चेंज हो वो कहां डाल दो, बोर्ड रिपोर्ट का। समझ में आ रही है बात? सर ये क्या आपने डाला है? यस, मैंने प्योरली इसको अपने नोट्स के अंदर इंसर्ट किया है। कहां डालना है? salient features of the remuneration policy and changes therein if any along with the web address of the policy। सर वेबसाइट पे क्या डालना है? ये रहा, सच पॉलिसी शैल बी प्लेस्ड, कहां डाल देंगे? वेबसाइट पे डाल देंगे, और उसका वेब एड्रेस यहां डाल देंगे, प्लस सेलिएंट फीचर्स डाल देंगे, प्लस जो भी चेंजेस होंगे वो भी डाल देंगे। ठीक है, चलो अब एलओडीआर क्या बोलता है इसके बारे में? सेम है, आइडेंटिफाई करना पर्सन्स को, सेम पढ़ते रहना। रिकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, वही चीज बोली गई है, सेम आ गया। फॉर्मुलेशन ऑफ द क्राइटेरिया सेम, यहां ध्यान दो, यहां ना इवेल्युएशन वहां तो बोला गया था सबका, लेकिन एलओडीआर सबका नहीं बोलता है, यानी बोर्ड का, कमेटीज का और इंडिविजुअल डायरेक्टर, यहां किसका बोलता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहां कमेटी का और इंडिविजुअल डायरेक्टर का नहीं बोल रहा हूं, यहां इंडिविजुअल डायरेक्टर कौन? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात की जा रही है, और इसी के ऊपर बेस करके हम क्या करेंगे, इसका स्टेटस भी फिक्स करेंगे सर। नॉट वर्किंग। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फॉर्मुलेट द क्राइटेरिया, और उसके बेस पे क्या करेंगे, वेदर टू एक्सटेंड और कंटिन्यू द टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट, एक्सटेंड करनी है, कंटिन्यू करने की नहीं करनी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बेस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। ये देखो, फॉर्मुलेट द क्राइटेरिया किसका? इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बेस पे ही हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे या कंटिन्यू करेंगे टर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बेस ऑफ द रिपोर्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उसी बेस पे हम करेंगे। और एक नई चीज यहाँ के, एक तो ये नई चीज देखने को मिली, डिवाइसिंग अ पॉलिसी ऑन डाइवर्सिटी ऑफ द बोर्ड, एक पॉलिसी बनाएंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कितनी डाइवर्सिटी, कंपोजिशन कैसे होना चाहिए, ये भी नई चीज है। रिकमेंड टू द बोर्ड ऑल रेमुनरेशन, रिकमेंड करेंगे किसके लिए? इन वट एवर फॉर्म पेबल टू द मैनेजमेंट, उनकी खुद की नहीं, जो भी मैनेजमेंट को पे करनी है ना, तो उसको रिकमेंड करेंगे बोर्ड को, जितनी भी कितनी रेमुनरेशन हर एक एम्प्लॉइज की कितनी कितनी देनी है, पढ़ते रहना, मतलब देखो इसमें ना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इजी सा है। तो रेमुनरेशन, ठीक है, अमेंडमेंट आई थी 1 अप्रैल 2019 को। अब ये जो एक एनुअल रिपोर्ट में बोला गया ना, देखो ऑल दो हेडिंग मैंने डाल दी डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट वेबसाइट डिस्क्लोजर, बट ये ना बोर्ड रिपोर्ट की जगह एनुअल रिपोर्ट होना चाहिए। देखो SEBI LODR रेगुलेशंस इंटर एलिया प्रोवाइड्स एज बिलो, अब SEBI में अमेंडमेंट आई तो उन्होंने क्या बोला, तो फॉलोइंग डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन द सेक्शन ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जैसे ऑडिट कमेटी में बताया था ना, सेक्शन ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ एनुअल रिपोर्ट। अब हर एनुअल रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेक्शन होता है, उसके अंदर क्या चीज डालना है, नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी का, जैसे वहां हमने बताया था ना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, सेम चीज है, लेकिन यहां एक्स्ट्रा क्या होगा, कॉम्पोजिशन सेम है, नेम ऑफ द मेंबर एंड चेयरपर्सन सेम है, यहां देखो मीटिंग्स एंड अटेंडेंस ड्यूरिंग द ईयर सेम है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ये अलग है, यहां परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंट, वो चीज डाल दो, क्योंकि वो भी मैंने आपको पढ़ाया एज पर SEBI नया है, तो ये वाला पॉइंट ऑडिट कमेटी से एक्स्ट्रा होगा।
ये देखो, ये मैंने ना अलग से पूरा कॉपी नहीं किया, बस ये ऐसे डाल दिया तो ताकि आप लोगों के साथ ये बना रहे। तो ये वाला पॉइंट डिफरेंट है इवैल्यूएशन वाला। और वेबसाइट पे डाल दो, क्या चीज डाल दो, यहां ध्यान रखना कॉम्पोजिशन को डालने के लिए बोला गया है एज पर एलओडीआर। वेबसाइट पे कॉम्पोजिशन को डाल दो, ठीक है। वो सेम रहेगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बस ये पॉइंट अलग है। अच्छा, लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, कब आई है? 28 सितंबर 2020 को, 28 सितंबर 2020 को आई है। मैंने बोला था ना वो श्रुति पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड वाला केस, वो यहां से तो मैं बोल रहा हूं आपको 28 सितंबर 2020 के बाद से। अब सेक्शन 177 सब सेक्शन 8 के अंदर क्या बोला गया है? इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 177 एंड 178। अच्छा, 178 सब सेक्शन 8 होना चाहिए शायद ये। The Companies Act 2013, the company shall be liable to a penalty of rupees 5 lakh and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of rupees 1 lakh। इसको ना मैं वेरीफाई कर लूंगा एक बार, तब सेक्शन 7 होगा, सेक्शन 177 होगा, 178 होगा, मार्क कर लो मुझे एक बार, बाद में रिमाइंड करवा देना कि ये चेक करना था। पेनल्टी कितनी? 5 लाख रुपए। और ऑफिसर ऑन डिफॉल्ट की पेनल्टी कितनी? 1 लाख रुपए। 4 पेनल्टी, एग्जैक्ट पेनल्टी, फाइन नहीं है, पेनल्टी और पेनल्टी का कंपाउंडिंग नहीं होता, एडजुडिकेशन। डन, पक्का? तो लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये, ध्यान रखना है बच्चों को। और ये उम्मीद है सबने कर लिया होगा, ठीक है ना, सबको समझ में। 95% करना, रेकमेंड करना पॉलिसी, और पॉलिसी के लिए लेवल और कंपोजिशन को ध्यान रखना, रिलेशनशिप, परफॉर्मेंस बेस्ड रिलेशनशिप। नेक्स्ट कमेटी गोज टू स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। अच्छी कमेटी है, इजी सी कमेटी है, बच्चों वाली कमेटी है, लड्डू कमेटी है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, देखो ये कमेटी बनाई क्यों जाती है? कोई भी कमेटी बनाई जाने, मतलब नाम से पता लगता है कि स्टेक होल्डर्स। अब यहां बात सिर्फ शेयर होल्डर नहीं है, यहां वर्ड क्या है? स्टेक होल्डर्स। दैट मींस डिपॉजिटर्स भी आ गए, से कोई भी टाइप के सिक्योरिटी होल्डर जो जिनका भी पैसा जुड़ा है, तो कोई। अच्छा, पहली बात ये कमेटी बनाई क्यों जाएगी? अब इतने सारे सिक्योरिटी होल्डर्स कंपनी में हो गए, शेयर होल्डर्स कंपनी में हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, डिपॉजिट होल्डर्स हो गए। अब हो सकता है इन लोगों को कोई ना कोई ग्रीवेंसेस भी हो, इनकी बात सुनी भी जानी चाहिए। अच्छा, आप हो, आपको ना टाइम पे डिविडेंड नहीं मिल रहा, डिविडेंड वारंट नहीं मिल रहा, डिक्लेयर तो कर दिया बट आप तक नहीं पहुंच रहा, तो इन चीजों की तरफ कौन ध्यान देगा? आपको एनुअल रिपोर्ट टाइम पे नहीं पहुंची लेकिन मीटिंग के बाद पहुंची, भाई हमने तो उसी दिन सेम दिन कर दी थी, तो इनके ऊपर मेजर्स लिए जाने चाहिए ना। तो इनके ऊपर मेजर्स कौन लेगा? वो अलग से कमेटी बना दी एसआरसी, ना कि सिर्फ कंप्लेंट को। देखो नाम से पता लगता है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप, स्टेक होल्डर्स जो भी हमारे हैं उनके साथ रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए कमेटी बनाई गई, ना कि सिर्फ ये। अच्छा, ये मैं बोल सकता हूं स्टेक होल्डर ग्रीवेंसेस कमेटी भी बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग कंप्लेंट रिलेटेड टू ट्रांसफर ट्रांसमिशन से टाइम पे नहीं हो रहा, हमें डिविडेंड टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, और क्या बोल रहे हैं सर, हमें डिक्लेयर्ड डिविडेंड की रिसिप्ट नहीं मिली है, हमें शेयर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट असाइन नहीं किया गया है, जनरल मीटिंग में हमें ढंग से नहीं बुलाया गया, तो इन मैटर्स के ऊपर ध्यान देगा। और किन मैटर्स के ऊपर जनरली ये कमेटी ध्यान देगी? लाइक जो वोटिंग राइट आप एक्सरसाइज करोगे, किस किस तरीके से सोफिस्टिकेट और आप कर पाओगे, किस हद तक आप तक और रिचेबिलिटी बढ़ाई जाए कि आपका इफेक्टिव आप वोट दे पाओ। मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे बढ़ाई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिविडेंड कैसे रिसीव हो, टाइमली रिसीव कैसे हो। और अगर हम बात करें रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट जो सर्विसेज डिलीवर करता है, क्या वो सर्विसेज प्रॉपरली एडहेयर की जा रही है कि नहीं की जा रही। और अगर हम इसमें बात करें तो जो बहुत सारे और मेजर्स लेना, जिससे क्वांटम ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, हमने सबने सुना ना, अनक्लेम्ड डिविडेंड जो रह जाता है, जो हम अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं 7 साल, वो करते हैं आईपीएफ अकाउंट वगैरह में ट्रांसफर करते हैं, कैसे उस पैसे को कम किया जाए। रेगुलर बेसिस पे हर महीने वाइज आईडी अपडेट करवाना, फोन नंबर अपडेट करवाना। तो इस तरीके की टेक्निक्स क्या आपने फॉलो की हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुंचाया जाए, स्टेक होल्डर्स तक बेनिफिट पहुंचाया जाए। तो उनके सारे दुख को समझना, उनके ग्रीवेंसेस को रिजोल्व करना, उनको टाइमली पेमेंट करवाना, उनको सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो सारे कमेटीज का किसका काम है? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। तो वही चीज नाम से कहां एप्लीकेबल होगी? जहां 1000 सिक्योरिटी होल्डर्स होंगे, मतलब शेयर होल्डर्स होंगे, डिपॉजिटर्स होंगे, डिबेंचर होल्डर्स होंगे, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स होंगे, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम अगर हो गए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, किसी भी टाइम अगर हो गए, तो मान लिया जाएगा कि उसको नेक्स्ट ईयर उसको कमेटी बनानी है, शेल कॉन्स्टिट्यूटेड रिलेशनशिप कमेटी। अच्छा सर, यहां भी तो कुछ ऐसा होगा ना, कितने नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए? कुछ भी क्लियर नहीं है यहां। एज पर कंपनीज एक्ट कोई मिनिमम 3 मेंबर्स नहीं होने चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, कहीं नहीं बोला गया। देख लो क्या बोला गया फिर। सर चेयरपर्सन जो होगा वो कौन होगा? एग्जीक्यूटिव होगा, इंडिपेंडेंट होगा, क्या होगा? देखो वहां तक तो हम पढ़ते हुए हैं, क्या बोलते हैं वो, कंपनी एक्ट साइलेंट है, बट यहां कंपनी एक्ट बोलता है चेयरपर्सन
हु शैल बी ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सच अदर मेंबर मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। क्या बोल दिया? यहां चेयरपर्सन, वहां तो साइलेंट था कंपनी लोग, लेकिन यहां क्या बोलता है सर, जो उसका चेयरपर्सन होगा ना वो क्या होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव। बात आ रही समझ में? वहां साइलेंट था। तो क्या एलओडीआर बोलता है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार कंपनी एक्ट निपटा लेते हैं। चेयरपर्सन ऑफ द एसआरसी और इन हिज एब्सेंस, वो सेम लाइन, एनी अदर मेंबर ऑफ द कमेटी ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ शैल अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अच्छा, यहां भी नहीं बोला गया कि उसका क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है, वो सेम, वही सेम मैंने उठा के यहां लिख दिया। जब आप सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो वहां लिखा गया एनआरसी एसआरसी, तो मैंने दो बार लिख दिया, वहां एसआरसी लिख दिया और वहां एनआरसी लिख दिया था, और यहां एसआरसी। सेम डायरेक्ट की लैंग्वेज में सेम है दोनों का, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला था सेक्शन 178 सब सेक्शन 5, 6, 7 डील करेगा इसको, और सेक्शन 178 सब सेक्शन 1 to 4 एंड 7, 8, और सेक्शन 178 सेक्शन 5 to 8, यानी 7 और 8 जो कॉमन सेक्शन है उनमें से 7 तो पेनल्टी का ही है ना, ये 7 तो ये ना ग्रीवेंस से करना, और 8 पेनल्टी का है 178 वाला। ठीक है, तो सेम है। अब इधर आ जाओ, सेबी एलओडीआर क्या बोलता है? द लिस्टेड एंटिटी शैल कॉन्स्टिट्यूट अ एसआरसी, बनाना है, स्पेसिफिकली लुक इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स डिबेंचर। अच्छा, यहां क्या बोला गया? शैल लिस्टेड एंटिटी, यहां कोई 1000 वाला क्राइटेरिया नहीं है, यहां शैल लिस्टेड एंटिटी को बनाना ही बनाना है। चेयरपर्सन कौन होगा ऑफ दिस कमेटी? शैल बी ए नॉन एग्जीक्यूटिव, सेम है, यहां आईडी नहीं है, मैंने क्या लिखा है वहां? क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव। बात आ रही है ना समझ में? ये आपको ना क्लियरली टेबल से बिल्कुल एक जगह सारी चीज जब दिखेंगी ना, एक स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी सारी चीजें। आगे बढ़ो सर, लेकिन यहां इन्होंने ना मेंबर्स वो डायरेक्टर्स वाली बात लगा दी, जैसे वहां पढ़ा था ना 3 डायरेक्टर होने चाहिए, यहां पे सेम चीज, एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। वहां क्या पढ़ा था? हाफ, 50% पढ़ा था। और अगर क्या है? आउटस्टैंडिंग स्पेशल इक्विटी शेयर है तो 2/3, सेम चीज यहां है। ठीक है ना? तो यहां वैसे क्या है? 1, हमने अपने टेबल में भी बना दिया था, देखो यार, चेयरमैन ऑन हिज एब्सेंस इतना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया जी, ये इधर ध्यान दो, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 1 आईडी, और 2/3 वाली बात। चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड अदर मेंबर्स, जो भी बोर्ड डिसाइड कर देंगे। जनरली बोर्ड डिसाइड कितने करेंगे वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, वहां ओपन छोड़ दिया, लेकिन यहां पे क्लोज कर दिया कि मिनिमम 3 होने चाहिए। ठीक है, द चेयरपर्सन ऑफ द एसआरसी शैल बी प्रेजेंट, शैल बी वर्ड क्या है? वहां क्या था? मे, लेकिन यहां वर्ड क्या है? शैल, प्रेजेंट एट द एजीएम, वहां पे वर्ड क्या था? जनरल मीटिंग, टू आंसर द क्वेरीज ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर्स। अब कब इंसर्ट किया गया था? सेम बात, सेम है, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एक बार मेहनत कर चुके हैं, जस्ट अब डिफरेंस पढ़ने, और डिफरेंस हम टेबल में भी देख सकते हैं। द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, सेम जो एसआरसी वाला है, एनआरसी वाला है, वही सेम। रोल कहां है सर? वहां क्या थे? रोल किस में थे? डी में, यहां किस में है? बी में। शेड्यूल 2 सेम है, यहां तो मैं आपको सारे बता ही चुका हूं। अच्छा, मेन फंक्शन क्या है इसका? टू कंसीडर एंड रिजोल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर। कंपनी ने बहुत छोटा सा नैरो स्कोप दे दिया, सर कंसीडर करेगा और रिजोल्व करेगा ग्रीवेंसेस किसके? सिक्योरिटी होल्डर का, सिर्फ दुख अपनी तरफ से इनिशिएट, वो एलओडीआर ने बोला। सर पार्ट बी क्या बोलता है? रिजोल्विंग द ग्रीवेंसेस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर, और सिर्फ ग्रीवेंसेस नहीं, कोई भी कंप्लेंट आई है रिलेटेड टू ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, नॉन रिसिप्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, नॉन रिसिप्ट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, इश्यू न्यू या डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आई है, जनरल मीटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई है, उन सारी कंप्लेंट्स को सुनना, तो उन ग्रीवेंसेस के अंदर ये भी काउंट हो। ये तो बच्चों वाली चीज है, मेन चीज है इस वाले में आप पढ़ोगे, लास्ट वाले में, मतलब लास्ट वाले में नहीं पढ़ोगे, सब में ही पढ़ोगे मेनली। एक बार देखो, रिव्यू करना, किस चीज को रिव्यू करना? मेजर्स टेकन, सर क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, किस चीज में? इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट, बताया था ना आप लोगों को, किस तरीके से शेयर होल्डर और अपनी वोटिंग राइट को इफेक्टिवली एक्सरसाइज करेंगे, उनको देखना। फिर रिव्यू ऑफ एडहेरेंस टू द सर्विस स्टैंडर्ड्स, सर जो सर्विस स्टैंडर्ड रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट के लिए बनाए गए थे, क्या उन्होंने वो प्रॉपरली वो सर्विस स्टैंडर्ड्स को एडहेयर किया है? इन चीज को रिव्यू कौन करेगा? एसआरसी कमेटी। ठीक है ना? पहले क्या था? एक्सरसाइज वोटिंग राइट प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो लोग, उस चीज को कौन ध्यान देगा? एसआरसी कमेटी। लास्ट, रिव्यू ऑफ वेरियस मेजर्स, वो तो क्या थे? सिर्फ मेजर जो
इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट, वेरियस मेजर्स इनिशिएटिव जो भी लिए गए हैं रजिस्टर्ड एंटिटी ने, किस चीज के लिए, जो रिड्यूस करते हैं क्वांटम ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, एंश्योर करते हैं टाइमली रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड वारंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी नोटिसेस बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो जो भी शेयर होल्डर से रिलेटेड जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी इफेक्टिवली वोट दिलवाना है, जो भी सर्विसेज शेयर ट्रांसफर एजेंट देगा, उनको प्रॉपर्ली एडहेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और क्या क्या मेजर्स उन्होंने लिए हैं डिक्लेयर्ड डिविडेंड को, मतलब अनक्लेम्ड डिविडेंड को रिड्यूस करने के, टाइमली रिसिप्ट डिविडेंड हो, एनुअल रिपोर्ट टाइमली हो, स्टैट्यूटरी नोटिस टाइमली पहुंचे, उन सारी चीजों के लिए ये दिए गए हैं। इनमें ऐसा कुछ सच है नहीं, टेबल में मैंने सारा बता दिया है, और अगर आप लोगों को देखना है तो टेबल में आप लोग जाके देख सकते हो, इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट है नहीं, ठीक है ना। अब सीएसआर से रिलेटेड अब तो मैं बोल सकता हूं, हाँ एक चीज और, अब मैं नेक्स्ट प्रोविजन के बारे में आप लोगों को, अच्छा ये चीज सेम है, डिटो सेम, ये वेबसाइट डिस्क्लोजर वाला बोर्ड रिपोर्ट यानी एनुअल रिपोर्ट ही मान के चलो इसको, ये डिटो सेम है, बट यहां जो अंदर के कंटेंट है ना वो अलग है। नेम ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो हमारा क्या है, चेयरपर्सन है, हेडिंग द कमेटी यानी चेयरपर्सन की बात की जा रही है, उसका नाम, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर, जो इसमें कंप्लायंस ऑफिसर का नाम भी लिखेंगे, कौन इनको कंप्लाई करेगा, नंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स कंप्लेंट रिसीव्ड, कितनी सर आई थी, नंबर नोट रिजोल्व, कितनी हमने रिजोल्व नहीं की टू द सेटिस्फैक्शन, नंबर ऑफ द पेंडिंग कंप्लेंट, कितनी पेंडिंग है और कितने रिजोल्व कर दी वो भी लिख दो, ठीक है। और वही चीज सेम कंपोजिशन डाल देंगे वेबसाइट, ये सारी चीज मैंने डाल दी है, इधर देख लो, कंपोजिशन डाल देंगे, डिस्क्लोजर्स, अच्छा ये तो उसका है, सॉरी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला सेगमेंट डाल देंगे, और ये साइलेंट है, कंपोजिशन डाल देंगे, साइलेंट है। आओ इधर, सीएसआर सबने सुना होगा, सबने पढ़ा होगा, बहुत इजी सा है, लड्डू सा है, बट फॉर जून अटेम्प्ट। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कह के बता रहा हूं, मैं जून अटेम्प्ट के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आईसीएसआई ने अभी तक अपने मॉड्यूल को दिसंबर अटेम्प्ट के अकॉर्डिंगली रिवाइज नहीं किया है, और 2020-21 के अंदर इस प्रोविजन में जनवरी के अंदर अमेंडमेंट आई है, मेजर अमेंडमेंट आई है, और 360 डिग्री पे सेक्शन चेंज हो गया है। जो बच्चा दिसंबर अटेम्प्ट का देख रहा है, मैं उन लोगों के लिए सेपरेट वीडियो डालूंगा, अभी नहीं डालूंगा, मैं बाद में, मैं आफ्टर कोर्स कंप्लीशन में वीडियो डालूंगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जून अटेम्प्ट का भी इनको देख रहा है, तो कभी उनसे कोई गलती ना हो जाए और वो नए वाला प्रोविजन पढ़ के चले जाए एग्जाम में वो ना लिख दें। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी ये जो प्रोविजन है, पुराना प्रोविजन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। जून अटेम्प्ट के लिए आपके लिए फ्रेश ये प्रोविजन आपको मिलने वाला है। दिसंबर अटेम्प्ट के लिए वो न्यू सेक्शन जो अभी लेटेस्ट जनवरी में इंसर्ट हुआ है, आईसीएसआई ने जो अभी इंसर्ट नहीं किया है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल ध्यान से वही बच्चों वाली बात, कौन से ऐसी कंपनीज को सीएसआर कमेटी बनानी है, ध्यान से। सीएसआर का मतलब क्या होगा, वो शेड्यूल 7 वाली एक्टिविटीज में जो एक्टिविटीज है वेलफेयर के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए जो काम किया जाता है। देखो ठीक है, कौन सी कंपनीज को सीएसआर एक्टिविटीज कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा, सबसे पहला कौन सी कंपनीज पे होगा, जिन कंपनीज की नेटवर्थ क्या होगी 500 करोड़ रुपीज या मोर होगी। सर किसी एक दिन नहीं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अगर तो पिछले साल है तो आज हम बनाएंगे, असेसमेंट ईयर में बनाएंगे, प्रीवियस ईयर में अगर आपकी है तो आज असेसमेंट ईयर में हम बनाएंगे। लाइक 2020-21 अगर मैं बात करूं था आपका, तो 2021-22 में आपको क्या करना पड़ेगा, सीएसआर। कोई भी एक चीज, अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, अगर आपकी टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, अगर आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, कोई भी एक चीज, एक बार दोबारा से, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा, अगर कोई भी एक चीज पिछले इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी हो गई, तो क्या आपको करना है, कमेटी बनानी है, एक्सपेंस नहीं करना, कमेटी बनानी है, कमेटी। फिर क्या बोला गया, अगर सर आपने कमेटी बना ली और आपकी कंपनी 3 साल तक अगर ऑपरेट कर रही है, तो अभी तक ना ये इंटरप्रिटेशन है 3 साल, लेकिन एमसीए ने अमेंडमेंट की और यहां डाल दिया जो 3 साल से कम है वो भी अभी आएगा, अलग से एडिशन कर दिया, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों को, लेकिन जून अटेम्प्ट वालों के लिए अभी भी इतना ही है। तो अगर आपकी कंपनी इमीडिएटली 3 फाइनेंशियल ईयर अगर आपकी कंपनी को हो गए हैं, तो उनके पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट लेंगे, एवरेज नेट प्रॉफिट लेंगे पिछले 3 साल का, और उसका 2% हम क्या करेंगे सर, सीएसआर एक्टिविटीज में लगा। बता रहे थे अभी तो बहुत प्रोविजन आ गए, पहले तो ये क्या था, करो या मत करो, और नहीं करोगे तो उसका बता दो, लेकिन अब क्या है, नहीं करो तो पेनल्टीज। ऑल्दो मैंने वो पेनल्टी ना आपकी इस टेबल में छोटा सा ग्लिम्स दिखाने के लिए डाल दी है लास्ट में, बट मैं प्योरली बोल के चलूंगा फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, नॉट फॉर जून। बस थोड़ा सा ग्लिम्स मेरे को रहा नहीं गया, मैंने डाल दिया इसमें फिर भी। तो क्या मैं बोल रहा हूं आपको, ये अगर हो गया तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट ले लेंगे, और ये नेट प्रॉफिट एज पर 198 कैलकुलेट नहीं होगा,
198 कैलकुलेट नहीं होगा, तो नेट प्रॉफिट ले लेंगे, उसका 2% हम क्या करेंगे, सीएसआर में लगाएंगे। और कहां लगाएंगे, जो सीएसआर पॉलिसी बनाई गई है ना, ये कमेटी क्या करेगी, एक पॉलिसी बनाएगी और उस पॉलिसी में बताएगी कि यहां 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 पैसा लगाना और ऐसे ऐसे पैसा लगाना है, उस अकॉर्डिंगली वो 2% को हम इन्वेस्ट करें। ठीक है, और जनरली प्रेफरेंस देंगे किसको, जो भी हमारा लोकल एरिया होगा और ये जो भी एरिया अराउंड होगा हमारा, जो हमने पैसा ईयर मार्क किया, मतलब जो हमने बजट बना के चले कि सर सीएसआर में लगाना है, उस पैसे की प्रायोरिटी पहले वहां करेंगे, अपने एम्प्लॉइज के ऊपर नहीं, अपने आसपास। अब कॉम्पोजिशन सेम, ऑल्दो टेबल के अंदर कंप्लीट है, इंक्लूड है, बट स्टिल फिर भी ध्यान दो, कॉम्पोजिशन ऑफ द कमेटी। सर क्या यहां भी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का प्रोविजन है? सर क्या यहां सेबी एलडीआर आएगा? सेबी तो बोलता ही नहीं, बोलते हैं कि सिर्फ कंपनी लोग हैं। तो शेल कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर, अब वेदर एग्जीक्यूटिव भी नॉन एग्जीक्यूटिव। सर अब तक नॉन एग्जीक्यूटिव हमने कहां पढ़े थे, सिर्फ एनआरसी में, एसआरसी में भी ऐसा कुछ दर्द नहीं था, बट चेयरमैन के बारे में बोला गया था नॉन एग्जीक्यूटिव, वहां वो दोनों साइलेंट थे। बट एलओडीआर तो बोलता ही है, एलओडीआर वहां इंडिपेंडेंट बोलता था, उसको नॉन एग्जीक्यूटिव बोलता था। यहां सर मेंबर ही क्या होंगे, कोई भी। उनमें से सर कितना अब तक हमने पढ़ा था कि कितने इंडिपेंडेंट होने चाहिए? ऑडिट कमेटी में तो पढ़ा था एज पर कंपनीज एक्ट पढ़ा था मेजोरिटी, एज पर एलओडीआर पढ़ा था 2/3, एसआरसी में एनआरसी में क्या पढ़ा था सर, हाफ, और वहां क्या पढ़ा था एलओडीआर में 50%। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग स्पेशल एक्टिविटी शेयर्स थे तो 2/3। ऐसा ही एसआरसी में पढ़ा था, एसआरसी में क्या पढ़ा था सर, एक्ट 1 होना चाहिए इंडिपेंडेंट एक्टर, लेकिन कंपनीज एक्ट तो था साइलेंट, अब वो बोलते 1, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे, स्पेशल राइट शेयर्स थे, तो उस केस में 2/3। यहां क्या है सर, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर कैन बी इंडिपेंडेंट। सर यहां वो आउटस्टैंडिंग वाला नहीं है, क्योंकि यहां कंपनीज एक्ट है, सेबी तो है ही नहीं, तो यहां तो एक इंडिपेंडेंट एक्टर कर लो, काम चल जाएगा। अब सवाल ये पैदा हुआ कि रूल 5 ने क्या बोला, ऐसी कंपनीज, सर यहां तो वर्ड लिखा गया कोई भी कंपनी, यहां कोई वर्ड प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है, एवरी कंपनी, पब्लिक प्राइवेट लिस्टेड अनलिस्टेड कोई भी, सारी। सर प्राइवेट कंपनी को तो इंडिपेंडेंट एक्टर अपॉइंट ही नहीं करना। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन, सर प्राइवेट कंपनी जो 2 डायरेक्टर से बनती है, सब बोल सकते हैं मिनिमम 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो बताओ क्या होगा, क्या उनको मैंडेटरी अब 3 डायरेक्टर करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे? क्या उनको मैंडेटरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं। रूल 5 और उसके साथ एक्सप्लेनेशन आई, ऐसी कंपनी जिस कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर से वो काम चला रही है प्राइवेट कंपनी, कोई बात नहीं, उनसे अपनी कमेटी बना लो, 3 की जरूरत। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, काम चला लो, आपको इंडिपेंडेंट। देखो ध्यान से, however following are the exception to the provision and a company, एन भी काट दो इसको, एन भी इसमें कट कर देना, मुझे बता देना बाद में कि मैं इसको कट कर दूं एन को भी। अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135 सेक्शन 1, यानी वो वाली कंपनी जो है ऊपर, विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोई भी कंपनी बात की जा रही है। पहले ना इसका स्कोप थोड़ा नैरोअर हो गया था, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और कंपनीज काउंट नहीं थी, अब तो कोई भी कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, जहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन होंगे ही नहीं, तो वो भी कवर होगा इसमें। अंडर सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 which is not required to appoint independent director shall have its CSR committee होगी without such director, latest amendment for December 2009। कट कर दूंगा मैंने इंटेंशनली इस बार लेक्चर्स में बस बोला है, इसके बाद ना अगले एडिशन में मैं सारा पुरानी अमेंडमेंट्स को कट कर दूंगा, बट आपको ये बताने के लिए कि ये ईयर था, इस ईयर में आई थी अमेंडमेंट्स, तो इसलिए थोड़ा सा कि नॉलेज बेस पे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ जाए। प्राइवेट कंपनी जिसमें ओनली 2 डायरेक्टर से बना के चल रही है, तो उससे बना लेगा काम, 2 डायरेक्टर से काम चल जाएगा, 3 की जरूरत नहीं है। फॉरेन कंपनी सेक्शन 380 सब सेक्शन 1D, फॉरेन कंपनी बोलते हैं कि सर एक तो आपका लोकल का होना चाहिए और एक बाहर वाला, तो 2 से मिलकर बना दो ना, अलग से कोई जरूरत नहीं आपको 3 पॉइंट करने की। अंडर दिस रूल सीएसआर कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 2% ऑफ विच 1% शैल बी द स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 381D, यानी वो पर्सन जो कोरेस्पोंडेंस, लोकल कोरेस्पोंडेंस, सारी सर्विसेज जिसके नाम पे, जिसके एड्रेस पे की जाएगी, और दूसरा जो फॉरेनर होगा। कॉम्पोजिशन क्या होगा सीएसआर कमेटी का, शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द, तो बोर्ड रिपोर्ट में यहां आ गया ना, डिस्क्लोजर देना क्या, कॉम्पोजिशन। फंक्शंस क्या होंगे सर इसके, फंक्शंस हैं फॉर्मुलेट करना एंड रिकमेंड करना क्या टू द बोर्ड सीएसआर पॉलिसी, सबको पता है सर, बनाना और रिकमेंड करना बोर्ड को सीएसआर पॉलिसी, और उसके अंदर क्या डालेंगे, विच शैल इंडिकेट द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, क्या क्या एक्टिविटीज कंपनी करेगी सीएसआर के लिए, शेड्यूल 7 में बताई गई है। रिकमेंडिंग द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, सर कैलकुलेट करके बता देगा 2% कितना बनेगा। मॉनिटरिंग द सीएसआर पॉलिसी, क्या प्रॉपर्ली उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। फर्दर द रूल्स प्रोवाइड दैट द सीएसआर कमेटी शैल इंस्टीट्यूट अ ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, क्या करेगा,
ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाएगा, रूल्स बोलते हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम। अगर हमने खुद से कोई भी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम, देखो दो तरीके से है, या तो हम किसी सेक्शन 8 कंपनी में ट्रस्ट में खुद से पैसा लगा दें, या हमने कोई भी सीएसआर प्रोजेक्ट प्रोग्राम को इनिशिएट किया है, हमने कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए बोला गया एक ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए सीएसआर प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स के लिए। हाँ बोल सकते हैं ऐसे फाउंडेशन हम खुद से ही अपना बना दें और वो हमारा सेक्शन 8 मतलब बोल सकते हैं इस पैसे से चले, मतलब सीएसआर वाले पैसे से, अंडरटेकन बाय द कंपनी, जो खुद से कंपनी ने अंडरटेक किया है। तो फॉर्मुलेट करना सीएसआर पॉलिसीज को, रिकमेंड करना एक्सपेंडिचर, टाइमली उनको मॉनिटर करना, रिव्यू करना, और अगर हमने खुद से सीएसआर प्रोजेक्ट प्रोग्राम को बनाया है तो उसको भी एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर। डिस्क्लोजर क्या क्या देंगे, देखो ऊपर तो पड़ा था कंपोजिशन का देंगे बोर्ड रिपोर्ट में, प्लस कंपोजिशन देंगे ऑल्सो उसके साथ साथ क्या देंगे, डिस्क्लोजर ऑन रीजंस फॉर नॉन स्पेंडिंग। अगर आपने कोई पैसा था 2% वो स्पेंड नहीं किया, देखो मैं पहले बता रहा हूं ये अनअमेंडेड पढ़ा रहा हूं, अमेंडमेंट में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अगर आपने कोई भी पैसा दिया था जो 2% आप पैसा नहीं यूटिलाइज कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए, वो कैरी फॉरवर्ड करना है आपको नेक्स्ट ईयर, अगले साल आपको एडिशनल पे करना होगा उसको। सीएसआर पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड, सीएसआर पॉलिसी भी डाल देंगे बोर्ड रिपोर्ट में, एंड ऑल्सो ऑन द वेबसाइट। तो सीएसआर पॉलिसी वेबसाइट पे डालनी है, नई बात पता चली, कंपोजिशन डालना बोर्ड रिपोर्ट में, सीएसआर पॉलिसी डालनी है बोर्ड रिपोर्ट में, डिस्क्लोजर डालना क्यों नहीं स्पेंड कर पाए, सीएसआर रूल्स डालने हमें एनुअल रिपोर्ट के अंदर, बेसिकली हमें ये सारी चीजें डालनी, ठीक है। जो हमने एनुअल रिपोर्ट जिस बेस पे बनाई थी वो हमें बोर्ड रिपोर्ट में डाल देंगे। मतलब ये वाला पॉइंट ना मुझे क्लियर ढंग से मैं बताऊं तो पता नहीं किस तरीके से बोलना चाहते हैं। सीएसआर रूल्स प्रोवाइड फॉर एन एनुअल रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट के लिए सीएसआर रूल्स बताए गए थे ऑन सीएसआर व्हिच नीड टू बी नेक्स्ट टू द बोर्ड रिपोर्ट, तो वो उसके साथ अनेक्स्ट कर देंगे बोर्ड। उम्मीद है सबने क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। इधर देख लो एक बार, 500,000 5 immediately preceding financial year, 3 डायरेक्टर, exception private company only 2 डायरेक्टर, foreign company at least 1 independent director, exception which is not required to appoint ID। ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं हो रहे हैं इस पे। कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो रहे सर? फाइनेंशियली लिटरेट वाला, स्टेटस ऑफ द कंपनी चेयरपर्सन, चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन साइलेंट है, साइलेंट है सर, चेयरपर्सन प्रेजेंस साइलेंट है, कंपनी सेक्रेटरी वाला पॉइंट साइलेंट है, जब कंपनी सेक्रेटरी साहब भी तो कुछ बोलता ही नहीं है, स्पेशल इनवाइटी साइलेंट है, नंबर ऑफ मीटिंग्स साइलेंट है लो, फोरम साइलेंट है लो, डिस्क्लोजर्स इन बोर्ड रिपोर्ट ये मैंने डाल दिया आपका, क्या कंपोजिशन वाला बात, डिस्क्लोजर्स वाली बात, सीएसआर पॉलिसी का वाली बात, और एनुअल रिपोर्ट वाली बात मैंने डाल दी। एनुअल रिपोर्ट कहां डाल देंगे हम? ऑन सीएसआर व्हिच नीड टू बी नेक्स्ट टू द बोर्ड रिपोर्ट वेबसाइट पे डाल देंगे, सीएसआर पॉलिसी वेबसाइट पे डाल देंगे सर, एनुअल रिपोर्ट में डाल देंगे। सेक्शन 135 सेक्शन 3 क्या बोलता है? फंक्शंस यानी रोल्स, टर्म्स ऑफ रेफरेंस वाली बात, और पेनल्टी वाली बात अभी हमें पढ़नी है नहीं क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं। चलो मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग मैं बोल सकता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। रेगुलेशन नंबर 21, रेगुलेशन नंबर 20, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। आप बोलोगे सर आज का लेक्चर इतना फास्ट क्यों लिया? क्योंकि ऑडिट कमेटी में मेहनत कर चुके हैं, अब जस्ट आपको बस ये देखना है कि और जहां एनआरसी में मेहनत करनी थी, जहां एसआरसी में मेहनत करनी थी, वहां मैंने करवा दी है। यानी फंक्शंस के वाले पॉइंट पे जाके, पॉलिसीज वाले पॉइंट पे जाके, बस वो लिमिट्स ही तो चेंज करनी है, वो 2 3 वो मैंने टेबल में भी बना के दी है, वो मैंने आपको बता भी दी है। अब तो पार्ट रह गया आपके पार्ट पे, अब कैसा आप परफॉर्म करते हो, कैसा आप जो मैं टेस्ट लूंगा तो उसके अंदर परफॉर्म करते हो, वो अब आपके पार्ट पे रह गया है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी कमेटी हम बनाते हैं उसका पर्पस होता है। अब यहां क्या है, देखो इन जनरल तो कंपनी जब बोलता है कोई जरूरत नहीं है बनाने की, ये जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है ना, इसको कंट्रोल करने का काम हमने ऑडिट कमेटी को दे दिया। बट एलओडीआर मानता नहीं, देखो आपकी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में है, बट ना साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी रिस्क है, और भी बहुत सारे रिस्क है, नॉन कंप्लायंसेस रिस्क है, कंपनी लॉस के कंप्लायंसेस के रिस्क है, बहुत सारे रिस्क हैं जो आप है ना नहीं कर पाओगे, उसके लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। बट सब कंपनीज को नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मतलब टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, उन कंपनीज पे पहली बार तो ये लगेगा। कौन सी पे? टॉप 500 लिस्टेड। बात आ रही है समझ? सब पे नहीं। दूसरी बात, सर ठीक है आप ऑडिट कमेटी उससे लग, जो भी ऑडिट कमेटी वाले संभाल लो, लेकिन इन लोगों को ना मैंडेटरी है क्या करना। देखो आज के टाइम पे ना वो कंपनी ही कामयाब है जो प्रोएक्टिव अप्रोच रखती है, जो रिस्क को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करती है। तो वो काम किसका है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। काम ही है भाई, नाम ही है। और ये क्या करेगी? एक तरह से
स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बना के चलेगी जो सेटिस्फाई करे दैट साउंड पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं इन प्लेस। तो की रिस्क अंडरटेकन फ्रेमवर्क कुछ नहीं है, मतलब हमारे पास पूरी प्रॉपर पॉलिसी, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स हमने बना लिए हैं जो रिस्क फैक्टर्स को पता लगाएंगे और उनके रेमेडियल एक्शन लेंगे और उनको यूटिलाइज करेंगे किसमें, अपॉर्चुनिटीज। रिस्क मैनेजमेंट कमेटीज रोल इज टू, क्या रोल होगा इसको, असिस्ट करेगी, हेल्प करेगी किसको, बोर्ड को इन एस्टेब्लिशिंग रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, क्या बनाने में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेल्प करेगी ये रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने में हेल्प करेगी, रिकमेंड कर देगी, उसको अप्रूव कर देंगे, वो ओवरसी करने में हेल्प करेगी, मॉनिटर करने में हेल्प करेगी उनका इंप्लीमेंटेशन। इसका देखो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी रिकमेंड करेगी किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और एक्सेप्ट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, उन एक्टिविटीज को ओवरसी करेगी, मॉनिटर करेगी कौन, रिस्क मैनेजमेंट। अल्टीमेटली मैं बोलूं सारे रिस्क के भार को कौन सौंप लेगा सर, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी सारे रिस्क को खुद से अंडरटेक। बच्चों वाली चीज है, कंपनीज एक्ट इज साइलेंट और कंपनीज एक्ट है भी नहीं, सेब एलओडीआर के पर्सपेक्टिव से हम लोग इसको पढ़ेंगे। किनको बनानी जरूरी है, टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज। सर कितने इसके अंदर डायरेक्टर्स होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कॉन्स्टिट्यूट द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे। सर इसके अंदर कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं, ध्यान से क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अब तक हमने जितने भी पढ़े उनमें कौन था मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वेदर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव वटएवर। लेकिन यहां पढ़ोगे सीनियर मैनेजमेंट भी इसमें कौन मेंबर हो सकते, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर जो रिमेनिंग रह गए वो ध्यान से, द चेयरपर्सन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल बी मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन जो चेयरपर्सन होगा वेदर एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव कोई भी, बट वो मेंबर्स ऑफ द बोर्ड होगा। और सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द लिस्टेड एंटिटी मे बी ए मेंबर ऑफ द कमेटी। बात आ रही समझ, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव भी मेंबर हो सकता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी, लेकिन मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होगी, प्लस चेयरमैन जो होगा वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होगा। आरएमसी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन ईयर, सेम है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन डिफाइन करेगा, सेम है, सबको पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताएंगे। एंड मे डेलीगेट मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्लान, सही बात है, जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी बनती थी ना, ऊपर हमने पढ़ा था, ओवरसी करना और उसको मॉनिटर करना, उस पावर को डेलीगेट कर देंगे किसको, रिस्क मैनेजमेंट कमेटीज को। तो सर रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, पॉलिसीज है, उनको प्रॉपर्ली मॉनिटर करो, रिव्यू करो, ये पावर किसको डेलीगेट कर देंगे, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को। इनको पावर कौन देगा, रोल कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन ध्यान से जो हमने बोला ना पावर डेलीगेट करेंगे, उसमें कौन सी, टू द कमेटी, एंड सच अदर फंक्शंस एज इट मे डीम्ड फिट, और वो फंक्शन जो भी सही लगेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डेलीगेट कर देगा। सच फंक्शन शैल स्पेसिफिकली कवर साइबर सिक्योरिटी, क्या, साइबर सिक्योरिटी। देखो आजकल आप देख रहे हो हैकिंग, तो ये हैकिंग वाले सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं इनको भी आप कवर करोगे। मतलब कहने का मतलब फंक्शन जो आप करोगे जो भी आपको दिए गए हैं, ओवरसी करना, मॉनिटर करना, रिस्क मैनेजमेंट प्लान को, पॉलिसीज को, वो तो करोगे, जो फंक्शंस दिए हो तो करोगे, बट मैंडेटरी ये फंक्शन आपकी ड्यूटी बनते क्या, साइबर सिक्योरिटी। एग्जाम में आएगा तो लिख के आना है फंक्शन में, ठीक है ना। सेम है, मैं बोल सकता हूं कुछ भी नहीं, 500 लिस्टेड एंटिटीज। और मैंडेटरी कमेटी का हमारा हो गया है पूरा। एक बार चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैंडेटरी कमेटी, ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। देखो रेगुलेशन नंबर 21, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स शैल कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द लिस्टेड एंटिटी मे बी मेंबर ऑफ द कमेटी। और ये एप्लीकेबल नहीं है, सेलेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड, चेयरमैन कौन होगा, मेंबर ऑफ द बोर्ड, वेदर एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव। सर से साइलेंट है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो साइलेंट है, वंस इन ईयर मिलेंगे, कोरम है ही नहीं, साइलेंट है। ये साइलेंट है, क्या डालना है बोर्ड रिपोर्ट में, ये साइलेंट है, क्या डालना है एनुअल रिपोर्ट में, ये साइलेंट है, क्या डालना है बोर्ड रिपोर्ट वेबसाइट पे। और चाहे तो मे डेलीगेट फंक्शंस वाली बात की थी ना अभी लास्ट पढ़ा था, मे डेलीगेट मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्लान या पॉलिसीज, कुछ भी बोल लो, टू द कमेटी एंड सच अदर फंक्शंस एज इट मे डीम्ड फिट। फंक्शन स्पेसिफिकली इंक्लूड्स साइबर सिक्योरिटी, इसको नहीं बोलना साइबर सिक्योरिटी को। पेनल्टी साइलेंट है, रिस्क मैनेजमेंट अगर कमेटी आप नहीं बनाते हो या फिर आप उसको प्रॉब्लम नहीं करते हो प्रॉपर्ली। तो उम्मीद है सब इस टेबल को पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे और कोई इसका नेगेटिव यूज नहीं करेगा, उम्मीद है। तो इसी के साथ मैं इस टेबल को करता हूं क्लोज और अब हम बढ़ते हैं नॉन मैंडेटरी कमेटी की तरफ, ठीक है। तो एक मिनट के बाद मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूं, आप रेस्ट ले लो इस चीज को, ठीक है। चलो जी, बाय बाय। बाय बाय का मतलब ये नहीं कि आप जा रहे हो, बाय बाय का मतलब वेट कर रहे हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें नॉन मैंडेटरी कमेटी की तरफ। तो अगर नॉन मैंडेटरी कमेटी की मैं बात करूं इसमें,
अब तक हमने पढ़ा था मैंडेटरी कमेटी के बारे में। अब मैंडेटरी कमेटी के बारे में हमने जो पढ़ लिया वो हमने कुछ 5 टाइप्स ऑफ कमेटीज के बारे में पढ़ा जो हमारी मैंडेटरी कमेटीज होंगी, है ना। तो 5 टाइप्स ऑफ कमेटी जो हमारी मैंडेटरी कमेटी होंगी। अब कुछ हम 6-7 टाइप्स की कमेटी पढ़ेंगे जो क्या होंगी, नॉन मैंडेटरी होंगी, ठीक है। जैसे इन एडिशन बोल सकते हैं जो भी हमने मैंडेटरी कमेटी पढ़ी थी कंपनीज एक्ट में, सेबी लॉज में, ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अदर कमेटी जो क्या करेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे, प्रोजेक्ट होंगे। बट मैं बोल सकता हूं कि वो तो हमारे लिए क्या थी, मैंडेट था। अब ये हमारे एज पर रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, हमारे कंपनी टू कंपनी वेरी करेगी। अगर हमारी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है तो हम अलग से फ्रॉड, जैसे बोल सकते हैं फ्रॉड मैनेजमेंट कमेटी बना देंगे। क्रेडिट, अगर हमारी बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी है तो क्रेडिट कमेटीज बना देंगे। अगर सर्विस से रिलेटेड कंपनी है तो कस्टमर रिलेशनशिप कमेटी अलग से बना देंगे। इसी तरीके से अगर मेरी कमेटी में अगर हम थोड़ा सा जैसे टाटा टाइप का ग्रुप है तो ज्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ज्यादा प्रायोरिटीज देना चाहते हैं, पब्लिक डोमेन में हम अपनी रिस्पेक्ट ज्यादा बनाना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटीज अलग से बना देंगे। या अगर मेरी कंपनी रिलेट करती है आर&डी से रिलेटेड तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ऐसी नाम करके कमेटी बना देंगे। तो हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं ऐसा, कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमेटी बना देंगे। आईसीएसआई ने भी इसके बारे में अपनी रिकमेंडेशंस दी है। कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमेटी ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जिसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है उनको कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमेटी बनानी मैंडेटरी है, आईसीएसआई ने बोला है। इसी तरीके से मतलब पढ़ते जाएंगे और मैं बोलूंगा ज्यादा पैनिक लेने वाली रिक्वायरमेंट है नहीं, मेहनत का काम हमारा ऑलरेडी हो चुका है सारा। मैंडेटरी कमेटी जो हमने अब तक पढ़ी है। तो नॉन मैंडेटरी कमेटीज की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो नॉन मैंडेटरी कमेटीज में अब लड्डू है, बस उठा के खाना है। बट हाँ इतना भी मतलब मैं बोल सकता हूं एग्जाम में अगर 5 मार्क्स का आ गया तो इतना भी कंटेंट पढ़ लेना कि वो एग्जाम में आप कर पाओ। ऑल्दो अब तक आईसीएसआई ने नहीं पूछा है बट यस 2-3 कमेटीज न्यूली इंसर्टेड है, क्या पता आईसीएसआई उठा के एग्जाम में पूछ ले। और अपनी खुद की रिकमेंडेशंस तो मुझे लगता है आईसीएसआई पूछ भी सकता है जो उन्होंने बोली कमेटीज की। सो नाम फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी, नाम से ही पता लग रहा है गवर्नेंस। इसको देखो, इसको एक बार अलग कर दो, गवर्नेंस को करने के लिए कमेटी, ये हमने एसबीआई वाले में पढ़ा था ना, बीआई स्टेट बैंक सिलेक्शन एंड नॉमिनेशन कमेटी। देन उसके बाद पढ़ा था बोर्ड कमेटीज या गवर्नेंस कमेटी, तो उसी हद तक है। कहने का मतलब जो हमने वहां पढ़ा था टू ओवरलुक करना, टू गाइड करना, टू एडमिनिस्टर करना, किनको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सपोर्ट करना गवर्नेंस करने में, उसी तरीके की कमेटी है यहां। ध्यान दो, देखो इस कमेटी में क्या बोला गया है जनरली, इस कमेटी में हमें बोला गया कि जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी होगी ना वो अल्टीमेटली बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगी। किस चीज को रिस्पॉन्सिबल होगी, इस वर्ड को पकड़ लो, रिस्पॉन्सिबल, पहला वर्ड रिस्पॉन्सिबल होगी। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, कंसीडर करेगी और मेकिंग, मतलब कंसीडर करेगी और देगी क्या, रिकमेंडेशन। कोई रिकमेंडेशन आ रही है कमेटी पे वो कंसीडर करेगी और अपनी भी रिकमेंडेशन क्या करेगी, फॉर्म करेगी। किसको, बोर्ड को, कंसर्निंग क्या, सर आपका एप्रोप्रिएट साइज कितना होना चाहिए, कितना कंपोजिशन आपका होना चाहिए, साइज क्या होगा आपके बोर्ड का, फंक्शंस क्या क्या करो और क्या क्या जरूरतें हैं आपको कंप्लायंसेस करने के लिए, वो सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी कर देंगे, मैं बोल सकता हूं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब अपना ना डेली वर्क का काम करो, जो भी कंप्लायंसेस की, लीगल कंप्लायंसेस की, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की जो भी एक जवाबदेही है वो इस कमेटी कंधों पे छोड़ दो। अभी रिस्पॉन्सिबल है सर इस काम को करने के लिए कितने नंबर ऑफ बोर्ड आपके होंगे, मतलब कहने का मतलब है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, बोर्ड इफेक्टिवनेस वाले चैप्टर में आप लोगों ने मेरे साथ जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन्होंने सुना होगा और जो बच्चे नया बैच ले रहे हैं वो पढ़ोगे। लाइक कितना कंपोजिशन, इतने नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, और कितने नॉन एग्जीक्यूटिव में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, कितने वीमेन डायरेक्टर होंगे, तो क्या कंपोजिशन होगा बोर्ड का, एप्रोप्रिएट साइज कितना होना चाहिए, फंक्शंस क्या क्या आपको परफॉर्म करने हैं, इसका ये काम है, इसका ये काम है, और क्या क्या जरूरतें हैं एक बोर्ड की, वो सारी चीजें कौन बताएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। दूसरा वर्ड देखो यहां ना आप लिख के छोड़ दो, रिस्पॉन्सिबल, इससे आपको आगे रिटेन रहेगा। दूसरा क्या कर लो, अथॉरिटी। अब पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, उसके साथ साथ है ऑल्सो एज द अथॉरिटी। सर किस चीज की अथॉरिटी है अब उसके पास, और क्या, जो भी जरूरी है और अप्रोप्रिएट है, जरूर एज नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट क्या करेगा, कंसल्ट, देखो अपनी सर्विसेज को देना है, जो एज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना है। अब एक कमेटी है, हो सकता है बहुत सारे से लॉज हो जो उसको ना पता हो, तो बाहर के आउटसाइडर से एडवाइस लेके और वो आप लोगों को डिलीवर कर सकता है। बोला गया टू कंसल्ट विद द अदर आउटसाइडर्स एडवाइजर्स टू असिस्ट इन ड्यूटीज टू द कंपनी, जो भी उसकी ड्यूटी बनती है कंपनी को डिलीवर करने की, तो हेल्प ले सकता है, किसकी हेल्प ले सकता है, आउटसाइडर की। तो अथॉरिटी है कि वो कंसल्ट, अथॉरिटी टू कंसल्ट फ्रॉम आउटसाइडर, तो यहां लिख लो
authority to consult from outsider। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया है, एक कंपनी क्यों ये कमेटी बनाएगी, एक कंपनी इस कमेटी को बनाएगी, क्यों बनाएगी, टू डेवलप एंड रिकमेंड, इन रिकमेंडेशंस को डेवलप करो, मतलब बेसिकली डेवलप करो और रिकमेंड करो, क्या करो, डेवलप करो और रिकमेंड करो, किसको, बोर्ड को, क्या चीज डेवलप करो रिकमेंड करो, अ सेट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस। समझ में आ रही है बात, कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस को बनाएगा और रिकमेंड करेगा किसको, बोर्ड को। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी का क्या काम होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी बोल लो या कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस बोल लो, बनाएंगी और रिकमेंड करेंगी किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो एप्लीकेबल होंगे हमारी कंपनी पे। अच्छा, इंप्लीमेंट करेंगी पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को, जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको इंप्लीमेंट करेंगी, जो भी रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, मतलब वो पॉलिसी प्रोसीजर्स। रिव्यू करेगी पीरियोडिकली, जो हमने गाइडलाइंस बनाई है उनको पीरियोडिकली रिव्यू, ये नहीं कि बना के छोड़ देना, उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करना, क्या हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को मैच कर रही हैं, अगर कोई भी लॉ में चेंजेस आए तो क्या हमने अपनी गाइडलाइंस को चेंज कर दिया है। तो जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको टाइमली इंप्लीमेंट करना, रिव्यू करना, इन गाइडलाइंस को रिव्यू करना, तो इनको बनाना और इनको रिकमेंड करना, ये भी किसका काम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटीज। तो थर्ड हो गया हमारा, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस हो गया। फोर्थ पॉइंट, बहुत सारी कंपनीज देखी गई हैं जो जनरली जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मैंडेट है ना, जो ऑब्लिगेशंस है इसको काम को करने की, जो एक जवाबदेही है, वो किसके हाथ में होती है जनरली, बहुत सारी कंपनीज देखी गई हैं, वो किसको सौंप देती है इस काम को, नॉमिनेशन कमेटी। अलग से एक और कमेटी ना बना के, उनके मेंबर्स को अलग से रेमुनरेशन ना दे के, जनरली क्या करती हैं, एक अलग से एक कमेटी ना बना के, नॉमिनेशन जो हमारी कमेटी थी, एनआरसी कमेटी, इस तरीके से उसी को ही ये भार भी सौंप देती हैं। तो उस केस में जो नोमेनक्लेचर, मतलब जो समझा जाएगा, जिस नाम से पहचाना जाएगा, इसका एक दूसरा नाम, मतलब नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी को हम किस नाम से जान लेते हैं, नॉमिनेशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। बात आ रही है समझ में। तो मैंडेट मतलब ऑब्लिगेशन, ड्यूटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू नॉमिनेशन कमेटी। तो नाउ इन दैट केस नॉमिनेशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी उसका नाम बोला जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बोल सकता हूं, टिपिकली अगर कमेटी बोला जाए तो किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऊपर हमने पढ़ा था एप्रोप्रिएट साइज, फंक्शंस के लिए, बट टिपिकली बोला जाए तो किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंसीडरिंग मैटर्स रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट। ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है, नेम स्टैंड्स कर रहा है, इंक्लूडिंग कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, ऊपर पढ़ चुके हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू डायरेक्टर, सही बात है, अपॉइंट करना है तो उसको क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन या अपॉइंट करने का क्राइटेरिया क्या होगा, परफॉर्मेंस हम बात करें, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस हमने पढ़ा था ना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एनआरसी वाले में पढ़ा था, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पूरे के पूरे बोर्ड का, इंडिविजुअल डायरेक्टर का, कमेटी मेंबर्स का। अगर मैं चाहूं तो यहां पे आईडी भी जोड़ दूं, अपनी तरफ से जोड़ना चाहो तो जोड़ लो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी पढ़ा था ना हमने, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेगा, उसके बेस पे ही उनका टेन्योर एक्सटेंड करना है या उसको आगे कंटिन्यू करवाना है, नहीं करवाना है, वो चीज डिसाइड करनी थी हमने एनआरसी में। तो वही चीज बोली जा रही है एक बार दोबारा से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी रिस्पॉन्सिबल होगी, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, बनाएगी और रिकमेंड करेगी कि इस चीज को एप्रोप्रिएट साइज कितना होना चाहिए, नीड क्या होगा और आपका रोल क्या होगा, आपके फंक्शन क्या होंगे। फिर एप्रोप्रिएट कमेटी ऑल्सो हैज अथॉरिटी, किस चीज की अथॉरिटी है सर, आपको जो भी गाइडेंस देनी है ना, जो भी आपको असिस्ट सर्विसेज देनी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी को, उसके लिए आउटसाइडर से गाइड ले सकता है, अथॉरिटी टू कंसल्ट विद आउटसाइडर। देन थर्ड, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी क्यों बनाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी, वो बनाएगी और वो रिकमेंड करेगी, मेकिंग एंड रिकमेंडिंग क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस, प्लस इंप्लीमेंट करेगी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को जो रिलेट करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी से, प्लस क्या करेगी सर, प्लस रिव्यू करेगी टाइमली कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस को, ताकि लॉ के साथ चेंज तो नहीं हो गया है। देन उसके बाद और बोला गया, क्या बोला गया इसके अंदर, जो कंपनीज है वो मैंडेट जनरली अपना जो भार है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, किसको, नॉमिनेशन कमेटी को सौंप देती है। तो इन दैट वेरी केस द नोमेनक्लेचर व्हिच आर यूज्ड फॉर नॉमिनेशन कमेटीज द नॉमिनेशन एंड गवर्नेंस कमेटीज, ठीक है। और अगर हम उसमें बात करें फिर उसके बाद अगर इसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी की, वो क्या होगी, ना कि सिर्फ वो जो ऊपर बताए गए, उसके साथ साथ इन एडिशन और बिसाइड्स दिस मैं बोल सकता हूं, और इसके अंदर क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड को बताना, अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल डायरेक्टर्स और बोर्ड को बताना, बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि, और इसके अलावा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टर्स, इट्स बोर्ड और इट्स कमेटीज। तो इन सब चीजों के बारे में बताना हम बोल दें कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। मैं बोल सकता हूं इससे ज्यादा थ्योरेटिकल को, मतलब मैंने एक पूरा कैची बना दिया है और अब आप लोगों को वर्ड टू वर्ड एनालिसिस इसका हो गया है ना। चलो अगले कमेटी, अरे भाई कुछ भी नहीं लड्डू है, तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी। देखो नाम से ही पता चल रहा है रेगुलेटरी,
लीगल रेगुलेटरी कंप्लायंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। इसको इन शॉर्ट जो आईसीएसए ने नाम दिया वो क्या नाम दिया है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। क्या नाम दिया है? कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमेटी। कॉर्पोरेट कंप्लायंस बोल लो, कॉर्पोरेट रेगुलेटरी कंप्लायंस बोल लो, गवर्नमेंट अफेयर्स बोल लो, तो ये कमेटी का नाम दिया गया है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? रिव्यू करना, ओवरसी करना, मॉनिटर। देखो ये तो वर्ड है, रिव्यू करना, मॉनिटर करना, ओवरसी करना। किस चीज को रिव्यू करना, मॉनिटर करना, ओवरसी करना? सर जो भी कंप्लायंसेस हैं, जो भी एप्लीकेबल लॉज है, रेगुलेशंस हैं, जो भी मतलब बोल रहे हैं ना, लॉ, लीगल, रेगुलेटरी, क्या कंपनी पे लग रहे हैं, उनको ओवरसी करना, मॉनिटर करना और क्या करना? रिव्यू करना, क्या कंपनी कंप्लाई कर रही है। दूसरी बात, कंपनी की जो भी पॉलिसीज हैं, कंपनी के जो भी प्रोसीजर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, जो इंश्योर, देखो कंपनी की पॉलिसी, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स जो इंश्योर करते हैं कि हां हमने 100% लॉज को कंप्लाई कर लिया है, रेलेवेंट लॉज को कंप्लाई कर लिया है, उसको कंप्लाई करने के लिए ना प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। और बेसिकली क्या वो प्रोग्राम, पॉलिसीज, प्रोसीजर, 3 P's, क्या वो उस रेलेवेंट लॉज के कंप्लायंसेस के लिए सक्षम है? तो उनको रिव्यू करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ओवरव्यू करेंगे। और क्या वो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट, क्या लॉज को फॉलो कर रही हैं, जो हम कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स जो और जैसे एसएस हैं, क्या और स्टैंडर्ड जो हमने फॉलो किए हैं, क्या हम प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं? तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या निकल के सामने आया? कंप्लायंस करेंगे लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का। देन उसके बाद ओवरव्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे, मॉनिटर करेंगे किस चीज को? कंपनी की पॉलिसीज, प्रोग्राम, प्रोसीजर्स को, क्या वो रेलेवेंट लॉज को कंप्लाई कर रही है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपर्ली बनाए गए हैं, क्या अदर रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स को कंपनी ने फॉलो किया है, और अदर जो भी एडिशनल ड्यूटीज जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको डेलीगेट करेंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में देंगे, वो उनको फॉलो करेगा और वो उसकी ड्यूटी बनती है। एक चीज ध्यान से, अब आप बोलोगे सर कंप्लायंसेस तो ऑडिट कमेटी भी देख लेती है और लोग भी देख लेते हैं, तो यहां कौन से? यहां आप कंप्लायंसेस फाइनेंशियल भी देखोगे, लेकिन नॉन फाइनेंशियल, मतलब सॉरी, यहां नॉन फाइनेंशियल कंप्लायंसेस देखोगे, क्योंकि फाइनेंशियल कंप्लायंसेस जनरली कौन देख लेता है? वो जो मैंडेटरी कमेटीज बनाई गई है। तो यहां क्या बोला? नॉन फाइनेंशियल कंप्लायंस प्रोग्राम को, जिनको ऑडिट कमेटी नहीं डील करती, उनको कौन करता है? ये लोग करते है ना। तो एक इसमें आप देखोगे सेक्शन जैसे डीआरएस आपने पढ़ोगा, डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, तो वो बोलता है कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, डिवाइस्ड एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। देखो इधर ध्यान दो, टू इंश्योर दैट दे हैव डिवाइड अ प्रॉपर सिस्टम। डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी कमेटी मेनली क्या बोलती है? They have divided proper system to ensure compliance with the provisions of all applicable laws। सर हमने प्रॉपर ड्यूटीज बनते डायरेक्टर की, हमने एक प्रॉपर सिस्टम बना लिया है, वेदर वो कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया है, वेदर मैन्युअली स्टाफ बिठाया है, क्या किया है कि जो सारे लॉज को कंप्लाई कर दे। और वो जो सिस्टम हमने बनाया, डिवाइस किया है सिस्टम, दैट सच सिस्टम्स वर एडुकेट है अपने आप में और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, उसमें कहीं लूप नहीं है, उसमें कहीं लैकुना नहीं है, तो वो चीज का ध्यान रखना। तो डीआरएस बोलता है बेसिकली सर इस कमेटी का काम क्या है? डीआरएस में जो बोला गया है उस सिस्टम को, उसको चेक करते रहना टाइम टू टाइम। फिर एक चीज जो मेन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ये वाला ऊपर वाला अब तक इंपॉर्टेंट था कि नहीं, वो तो फट्टे भी लगा सकते हो। आईसीएसए ने रिकमेंडेशन दिया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्या? ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ और मोर क्या होना चाहिए? कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमेटी मैंडेटरी बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, तो जनरली इस कमेटी का चार्टर मतलब मेनली किस चीज को फ्रेमवर्क रख के बनाई गई है कमेटी? 3-4 चीजों को ध्यान रखना। टू ओवरसी, टू रिव्यू, टू रिव्यू, टू रिव्यू, टू रिटेन एज अ कंपनीज एक्सपेंस, टू परफॉर्म। ध्यान से, ओवरसी करेगा, क्या ओवरसी करेगा? कंपनी के कंप्लायंस एफर्ट्स। सर क्या ओवरसी करेगा? कंपनी के कंप्लायंस एफर्ट्स। तो यहां लिख लो कंप्लायंस एफर्ट्स, इनको ओवरसी करेगा कौन? कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमेटी कंपनी के कंप्लायंस एफर्ट्स को ओवरसी करेगा। इसमें क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू रेलेवेंट कंपनी पॉलिसीज, इनको ध्यान करेगा पॉलिसी प्रॉपर है कि नहीं है, कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपर, ऊपर पड़ा था ना अभी रेलेवेंट लॉज वगैरह। तो कंपनी के कंप्लायंस एफर्ट्स आपने क्या लगाए, उसको ओवरसी करेगा, रिव्यू करेगा। किस चीज को? कंपनी की ओवरऑल कंप्लायंस प्रोग्राम्स को। ध्यान से, हमने बताया था ना ऊपर पढ़ा था, कंपनी की पॉलिसीज प्रोग्राम्स होंगे, तो क्या कंपनी ने प्रॉपर प्रोग्राम्स बनाए हैं? कैसे प्रोग्राम्स बनाए हैं जो सारे के सारे रेलेवेंट लॉज को कंप्लाई करने में हेल्पफुल हो। तो उन ओवरऑल कंप्लायंस प्रोग्राम को क्या करेगा? रिव्यू करेगा। क्या करेगा? कंप्लायंस प्रोग्राम को रिव्यू, कंप्लायंस प्रोग्राम को रिव्यू करेगा। अच्छा, उसमें क्या रिव्यू करेगा? क्या वो प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड किए जा रहे थे? इट इज वेल कम्युनिकेटेड, सपोर्ट्स लॉफुल, क्या लॉफुली बनाए गए थे?
एथिकल बिजनेस कंडक्ट बाय एम्प्लॉइज, क्या उसमें जो भी एम्प्लॉइज एथिकली बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं। रिड्यूस रिस्क टू द कंपनी फॉर नॉन कंप्लायंस, पढ़ते रहना इस वजह से। मतलब मेनली क्या है, मेन चीज जो ध्यान रखनी है, रिव्यू करेगा कंपनी के ओवरऑल कंप्लायंस प्रोग्राम को। पहले वाले में क्या था, कंप्लायंस के एफर्ट्स को ओवरव्यू करेगा। फिर क्या रिव्यू करेगा, कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज, जो भी कंप्लेंट उसको इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से मिली है उन सबको ध्यान रखेगा। लेकिन वो कंप्लेंट नहीं जो फाइनेंशियल मैटर्स पे है, क्योंकि उनको कौन लेगा, विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर हमने देखा था, वो लोग ले लेंगे, ऑडिट कमेटी ले लेगा। तो ऐसी कंप्लेंट जो ऑडिट कमेटी ने नहीं ली हो, तो रिव्यू करेगा किस चीज को, कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज, इतना कर लेना बहुत है, अदर देन कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम द ऑडिट कमेटी। फिर रिव्यू करेगा रेगुलरली क्या, कंपनी का कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट प्लान। क्या चीज, रिस्क असेसमेंट प्लान बोल लो या कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट प्लान, कुछ भी बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। क्या रिव्यू करेगा, कंपनी का रेगुलर बेसिस पे कंपनी रिस्क असेसमेंट प्लान। भाई रिस्क को असेसमेंट करने के लिए क्या क्या प्लान बनाए गए हैं, जब रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे आप लोग मेरे साथ तो समझ जाओगे इस टर्म को। रिटेन करेगा किस चीज को, एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के एक्सपेंस पे रिटेन करेगा क्या सर, इंडिपेंडेंट एडवाइजर जो हेल्प करेगा कमेटी को कैरिंग आउट इट्स रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। वही वाली बात आ रही है, आउटसाइडर्स के उनसे कंसल्ट कर सकता है, तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन से गाइडेंस ले सकता है, कंसल्ट कर सकता है, सर मैं अपनी ड्यूटीज को और कैसे अच्छे से परफॉर्म करूं, और किसके एक्सपेंस पे, कंपनी। लाइक सीएस पीसीएस से एडवाइस ले रहा है कि हम ये नया कंप्लायंस आया इसको, लेबर लॉस को कैसे फॉलो करें, ठीक है। तो इस तरीके से टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी, जो भी इम्पोर्टेंट। एक बार दोबारा से, ओवरसी करेगा किसको, कंप्लायंस एफर्ट्स को। फिर रिव्यू करेगा किस चीज को, ओवरऑल कंप्लायंस प्रोग्राम को, क्या वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट हुए कि नहीं हुए, सारे लॉस को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, नॉन रिस्क प्लान वगैरह हुए कि नहीं हुए। तो रिव्यू करेगा कंप्लेंट को जो भी इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से आए हैं। रिव्यू करेगा रेगुलरली किस चीज को, कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट प्लान। फिर एट द एक्सपेंस ऑफ क्या करेगा, रिटेन करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी किसको, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट आउटसाइडर्स को, जो गाइड करेगा उसको, असिस्ट करेगा उसको, कंपनी को सर्विसेज डिलीवर करने में। और लास्ट है एनी अदर सर्विसेज जो परफॉर्म करेगा, जो भी ड्यूटीज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। समझ में आ रही है बात, तो दो पक्का पक्का हो गए, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी कमेटी। इसको ना कहीं से कहीं तक बस R&D से मान के चलो, या इसको मतलब मेनली जो R&D से मान के चलोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। साइंस टेक्नोलॉजी सस्टेनेबिलिटी कमेटी में भी कंस्टिट्यूटेड टू, किस चीज के लिए बनाई जाती है, मॉनिटर करेगा, रिव्यू करेगा किस चीज को, ओवरऑल स्ट्रेटेजी डायरेक्शंस। भाई मॉनिटर करेगा, रिव्यू करेगा किस चीज को, जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है, डायरेक्शंस बनाए हैं, जो भी आपने इफेक्टिवनेस ली है कंपनी की R&D को लेके, तो मॉनिटर करेगा, रिव्यू करेगा कंपनी के R&D को लेके, जो भी आपने स्ट्रेटेजीज बनाई थी, जो भी आपने डायरेक्शंस दी थी, जो भी आपने इफेक्टिवनेस के काम किए थे, उन सारे, यानी कंपनी के R&D को लेके, कंपनी की R&D है ये, इसको लेके जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी, डायरेक्शंस दी थी, इफेक्टिवनेस का काम किया था, इन सबको मॉनिटर करेगा, रिव्यू करेगा कौन, ये कमेटी, साइंस टेक्नोलॉजी सस्टेनेबिलिटी कमेटी, ठीक है। फिर सर्व एज अ रिसोर्स, बहुत अच्छी चीज है, एज अ रिसोर्स का काम करेगा। भाई कमेटी है वो ना रोज की रोज नई इंफॉर्मेशन को लेगी और उन इंफॉर्मेशन को एज अ इनपुट आपको, एज अ पाइपलाइन आपके पास क्या करेगी, उस R&D डिपार्टमेंट को डिलीवर करेगी। तो सोर्स एज अ इनपुट, मतलब रिसोर्सेज का काम करेगा जैसे कि एज अ इनपुट, और प्रोवाइड करेगा इनपुट जो भी जरूरत पड़ेगी रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट सेफ्टी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपने वीडियो लेक्चर्स को क्या करता हूं, आप लोगों को डिलीवर करूंगा। अब मैं अलग से ना अब क्या करता हूं, जो मेरे अपने लोग होंगे उनको मैं बोल के छोड़ूंगा, क्या मार्केट में क्या अच्छी सेफ्टी सिक्योरिटी वाले एनक्रिप्टेड फॉर्म में, जैसे आप पहले कोई और एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर देख रहे थे, उसमें कुछ कमियां थी, अब उनको टाइम दिया, वो उन चीजों को नहीं सुधार पाए, तो मार्केट में जो और अच्छा था उसको पहुंचने के लिए मेरे को एज अ रिसोर्स का काम मिला है, एज अ इनपुट का काम मिला है मुझे। और अब जो मेरा प्रोडक्ट है उनमें और अच्छी सेफ्टी लाने के लिए जो भी मतलब मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको एज अ इनपुट मैं अपने वाले सॉफ्टवेयर में यूज करूं। तो R&D में जो भी मिल मतलब मेरे प्रोडक्ट में सेफ्टी लाने के लिए बात की जा रही है इस वाले में, ठीक है। रिव्यू करेगा कंपनी की पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, प्रैक्टिस, लेकिन ये वो वाली नहीं, कंप्लायंसेस वाले नहीं, ये लीगल रिक्वायरमेंट वाली को नहीं रिव्यू करेगा, पॉलिसी प्रोग्राम प्रैक्टिसेस को, जो किस पे बनाई गई है, एनवायरमेंट पे, हेल्थ पे, सेफ्टी पे, सस्टेनेबिलिटी पे। मतलब ये लीगल रिक्वायरमेंट वाली पॉलिसीज को नहीं, ये बात कौन सी पॉलिसी कर रहा है, हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट की बात की जा रही है, ठीक है ना। ऑल्दो इसकी ना मुझे यहां सेंस नहीं लगी, सस्टेनेबिलिटी से पकड़ा है ये वाली बात, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी से पकड़ा है, ठीक है। एनवायरमेंट, हेल्थ, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी को असिस्ट करेगा बोर्ड को किस में, पहचानने में और कॉम्प्रिहेंडिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग में, अंडरस्टैंड करने में, अंडरस्टैंडिंग में, पहचानने में, हेल्प करेगा बोर्ड को, समझो, पहचानो और उसको समझो, जो भी इंपॉर्टेंट चेंज एमर्जिंग, मतलब तेजी से जो भी इंपॉर्टेंट चेंज जो साइंस और टेक्नोलॉजी की पॉलिसीज
के अंदर आ रहे हैं, पब्लिक हेल्थ को इश्यूज आ रहे हैं, उनको समझने के लिए समझाना और उनको पहचानना और समझाना कि सर ये नए 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 डेवलपमेंट आ रहे हैं जो आगे उभर के आ रहे हैं साइंस में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजीज में, तो आप इन चीजों को समझो। असिस्ट द बोर्ड, और किस चीज में असिस्ट करेगा? ओवरसाइट द कंपनीज मेजर एक्विजिशन। सर कंपनी को कहां कहां नई बड़ी बड़ी चीजें खरीदनी चाहिए, R&D करने के लिए क्या नई नई टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग है साइंस टेक्नोलॉजीज उसके अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो नई चीज क्या एक्वायर करो, एग्जिस्टिंग को क्या डेवलप करो। एक बार 3-4 चीजें ध्यान से कर लो। मॉनिटर करेगा, रिव्यू करेगा किस चीज को? ओवरऑल बेसिकली आप जो भी स्ट्रेटेजी बनाओगे, जो भी आप डायरेक्शंस हैं, जो भी इफेक्टिवनेस है R&D करने के लिए। फिर दूसरी चीज क्या बोलेगी? सर्व एज अ रिसोर्स फॉर द इनपुट, जो भी मेरे प्रोडक्ट को और बेस्ट क्वालिटी लेके आने में एज अ रिसोर्स इनपुट का काम करेगा। रिव्यू करेगा सारी पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, प्रोग्राम्स को जो हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी से रिलेट करते हैं। और असिस्ट करेगा बोर्ड को, किस चीज में असिस्ट करेगा? पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में और कॉम्प्रिहेंडिंग मतलब समझने में जो भी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट जो चेंजेस आ रहे हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उन सारी चीजों को समझना। और हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा बोर्ड को ओवरसाइट करने में, पूरा इन डेप्थ स्क्रूटनी करने में, किसी चीज में जो क्या आपको नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना चाहिए साइंस टेक्नोलॉजीज में, या एग्जिस्टिंग को डेवलप करना चाहिए, तो उनमें हेल्प करेगा। ठीक है, अब तो फट्टे लगा ही लोगे इसमें। कस्टमर रिलेशनशिप कमेटी, बेसिकली जो सर्विस सेक्टर वाली कंपनीज हैं वो इसको बनाती हैं, और इनका काम क्या होता है? जो भी कस्टमर्स के ग्रीवियंसेस है ना, जो भी इनकी कंप्लेंट है, उनको सुनना और उनको क्या करना? आपका सही रिजोल्व करना। जैसे मेरा एक टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एक अलग से है, जो टेक्निकल इश्यूज आएगा तो आप मेल में एक नंबर आएगा आपको, उसी नंबर पर आप कॉल करोगे और वो आपको रिजोल्व करेंगे। तो एक अलग से डिपार्टमेंट बना देना, इसी तरीके से अलग से कमेटी बना देना। सेपरेट बोर्ड कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस मैटर्स। ग्रीवियंस कमेटी may look after the complaint if any received from the customers and steps taken to resolve it. फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी, जैसे कि मैं नाम से पता लग रहा है, इन जनरल जो फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी है वो कौन हैंडल करता है? फ्रॉड के मैटर्स, ऑडिट कमेटी। बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी देखी गई है जहां फाइनेंस का ज्यादा काम होता है मेनली, तो वो क्या करती है? अलग से इसकी कमेटी बना देते हैं, फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटीज। और इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो जनरली प्रोवाइड कर रही हैं, तो उसकी इसमें क्या होता है? सेपरेट फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी होती है। टेक केयर ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। देखो क्या आपने प्रॉपर्ली अपनी पेमेंट कर दी है, क्या आपका बैलेंस कितना है, कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं चल रहा, तो इन सारी चीजों को चेक एंड बैलेंसेस करके चलेगी। और प्रिवेंटिव मेजर लेगी इन केस अगर कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन चल रही है। मोडस ऑपरेंडी मतलब एज अ पर्टिकुलर वे, उस पर्टिकुलर वे में मतलब उनका काम ही बस इन चीजों को चेक करना होगा, मेकर और चेकर का काम होगा। तो बोल सकते हैं कि और ज्यादा एक्सपर्टाइज आएगी, फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाम से पता लग रहा है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि कौन सी आज को नहीं, प्रेजेंट को नहीं, फ्यूचर में भी हमें किन किन टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो कहां कहां हमें पैसा लगाना है, तो उन सारी चीजों को भाई ठीक है, आज प्रेजेंट और फ्यूचर में किन किन टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट है उनके बारे में बताएगा हमें। प्लस जो नई टेक्नोलॉजी हमने ले तो जरूर ली, बट मेरे इंक्यूमेंट, मेरे एम्प्लॉइज, मेरे ऑफिसर्स, उनको ट्रेनिंग भी तो देनी है। तो एक कमेटी में एक्सपर्ट बैठे होंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के, लाइक आईटी डिपार्टमेंट होता है, वो मुझे तो पहले बताएगा ना लेक्चर कैसे असाइन करने हैं, तभी तो मैं लेक्चर असाइन करूंगा। तो ऑफिसर्स को, एम्प्लॉइज को, ओनर को, इनको सबको ट्रेनिंग देने का काम भी इसका होगा। प्लस नई टेक्नोलॉजी परचेज करवाना, नई टेक्नोलॉजीज को यूज टू करवाना, वो भी काम इन लोगों का होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल या रिव्यू कमेटी, कुछ भी बोलो, परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना, रिव्यू करना। हमने पढ़ा था पीछे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के, हमने पढ़ा था पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, हमने पीछे पढ़ा था इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल डायरेक्टर्स के, कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स के, या किसी भी एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस जो उसने ड्यूरिंग द ईयर की है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस आप उसकी सैलरी फिक्स करोगे तो जनरली वहां काम आएगी। तो ऐसी कमेटी बनाना जो इनका अप्रेजल करता है। हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट, एक पढ़ा होगा नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमेटी में, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एजेंसी, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एजेंसी पढ़ी थी कुछ करके, तो वो वाला एक तरह से बोल सकते हैं कि एक अलग से कमेटी बना दो। दिस कमेटी पीरियडिकली रिव्यू करती है, से एनुअली रिव्यू करती है परफॉर्मेंस किसका? टॉप एग्जीक्यूटिव का, केएमपी का, एज वेल एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जस्ट लाइक परफॉर्मेंस रिव्यू द ईच एंड एवरी एम्प्लॉई विच हैपन इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ नहीं है। बाय दिस एनुअल एक्सरसाइज द सीटिंग एट द हैम, मतलब जो भी लोग लीड कर रहे हैं, जो भी लोग टॉप पे बैठे हैं, अफेयर्स ऑफ द कंपनी को हैंडल कर रहे हैं, अंडर द स्कैनर ऑफ दिस कमेटी, मतलब सबको जांच लेगी, परख लेगी, चाहे भले तुम टॉप पे हो, चाहे भले तुम लेबर क्लास हो, सब क्या आप लोग कंटिन्यू करने लायक हो कि नहीं हो। तो ये कमेटी का काम ही होगा आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। ये दो नई अमेंडमेंट आई थी, नई इंसर्शन थी मॉड्यूल के अंदर, तो ध्यान से क्या पता एग्जाम में। क्रेडिट कमेटी ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेक्टर वाली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, कोई भी देखो ध्यान, इसको हाईलाइट कर लो, बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट,
एक लेवल तक आप 5 लाख 4 लाख का लोन लेने के लिए जा रहे हो, क्रेडिट आपको मिल जाएगा। बट जैसे आप 5 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का अगर लोन लेने के लिए जा रहे हो, तो बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर आप बढ़ के, मतलब एक लेवल है जैसे बैंक ने फिक्स कर दिया 5 करोड़, अगर आप उससे लेवल से बढ़ के जा रहे हो तो उस मैटर को लुक्ड आफ्टर, मतलब उसको इन डेप्थ जाके देखना बाय द क्रेडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड। तब तक वो उस मैटर को देखेगी, वो आपकी बेसिकली कंप्लायंस सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बना के लाएगी, देन आपको लोन सैंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कुछ जो क्रेडिट लिमिट बढ़ती जा रही है तो उन चीजों के ऊपर आपसे एडिशनल सिक्योरिटी मांगेगी, तो सारा काम उसका अलग से होगा कि कैसे हम अपने डेटर्स को कम करें, कैसे हम अपने बेसिकली मैं बोल सकता हूं बैड डेट्स को कम करें। एथिक्स कमेटी पढ़ते रहना, इसको मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं कि जो भी एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, कि देखो पढ़ लो एक बार, रीड करवा रहा हूं। रोल ऑफ द एथिक्स कमेटी, मेन बोल द रिव्यू ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स उसको रिव्यू करना, फैसिलिटेट करना कंप्लायंसेस को, हेल्प करना कंप्लायंस करने में, ड्यू डिलिजेंस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, जो आने वाले हैं क्या कितना उनके अंदर मतलब काम करने की क्षमता, ओवरसाइट ऑफ द कम्युनिकेशंस एंड ट्रेनिंग ऑफ द एथिक्स, ओवरसाइट करना कम्युनिकेशन कितना हो रहा है, ट्रेनिंग एथिक्स की, पढ़ते रहना, मतलब ये रट्टे मारने वाला काम है। डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म प्रॉपर है कि नहीं है, फॉलो प्रॉपरली लिया गया कि नहीं लिया गया, तो ये मेनली उनका काम है। तो इससे रिलेटेड मेनली क्वेश्चंस वगैरह भी एग्जाम में पूछ लेते हैं वो लोग। नॉन मैंडेटरी कमेटी एज इट वुड रिक्वायर फॉर इफेक्ट एफिशिएंट ओवरसाइट, कमेंट हेडिंग नंबर 9, ये ना। तो कुछ भी एक दो कमेटी के बारे में बता दो, इस तरीके से पूछ लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। एक कंपनी कैन हैव एज मैनी नॉन मैंडेटरी कमेटी एज इट वुड रिक्वायर फॉर एफिशिएंट ओवरसाइट ऑफ द कंपनी, कमेंट यस कर सकती है भाई, एज सिचुएशन बेस्ड, रिक्वायरमेंट बेस्ड। राइट ए नोट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी इंपॉर्टेंट है, मैं बताया था। कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमेटी, कंफ्यूज मत हो जाना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी इज फर्स्ट कमेटी, कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमेटी इज सेकंड कमेटी। एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, पास्ट में भी आ सकता है, अब भी कोई बड़ा पैनिक लेने वाली बात है नहीं। तो हमारे पार्ट पे चैप्टर हुआ कंप्लीट, और देन उसके बाद इसको हमने क्विक रिवीजन, जो मैंने एक टेबल आपको बनाई थी, ऑल्दो 7 आवर्स हमने लगा दिए, बट उसके बाद अगर उस टेबल को अगर आप ओवरव्यू करोगे तो 15-20 मतलब 10 to 15 मिनट्स में आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो कोशिश करना कि इस चैप्टर को साथ साथ पढ़ते हुए चलो, और 5 to 7 मार्क्स 10 मार्क्स तक आप सिक्योर कर लोगे अपने। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे टर्न करेंगे, चैप्टर नंबर 6। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइम बिंग बाय बाय, टेक केयर।